अध्याय 870 यांत्रिक जाति सभ्यता। पहले 3 स्तरों में परीक्षार्थियों के रूप में जाने जाने वाले संरक्षकों को हराकर पूर्णता पुरस्कार और विरासत की अंगूठी प्राप्त करना होता है। ये कहा जा सकता है कि इन सभी समस्याओं का समाधान बल प्रयोग के माध्यम से किया गया। लेकिन ये चौथा स्तर वास्तव में दिमाग की असली परीक्षा है। तीसरे स्तर से प्राप्त रसायन शास्त्र संबंधी नोट से पता चलता है कि इस सुनसान टावर का मालिक एक तकनीकी विशेषज्ञ है जो रसायन शास्त्र के प्रति जुनूनी है। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि उन्हें यांत्रिक जाति की प्रौद्योगिकी में भी उच्च स्तर की विशेषज्ञता प्राप्त है, अन्यथा वीरान टावर में इतनी सारी यांत्रिक जाति की तकनीकों का उपयोग असंभव होता। विशेष रूप से वीरान टावर के अंदर ऊर्जा रूपांतरण पूरी तरह से यांत्रिक जाति की प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ही किया जाता है। छोटे बच्चे, तुम्हारे सामने 30,000 यांत्रिक योद्धा खड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग स्तर की क्षति से ग्रस्त है। यदि तुम उनमें से 3,000 की मरम्मत कर सकते हो तो तुम मेरी साइबरट्रोनियन परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगे और पुरस्कार और विरासत की अंगूठी तुम्हारी होगी। समय सीमा 100 वर्ष है। यदि तुम 100 वर्षों के भीतर 3,000 यांत्रिक योद्धाओं की मरम्मत करने में विफल रहते हो तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। परीक्षा में भाग लेने से पहले तुम्हारे पास हार मानने का विकल्प है। यदि तुम हार मानते हो तो मैं विरासत की अंगूठी वापस ले लूंगा और तुम्हें निर्जन टॉवर से निर्वासित कर दूंगा, जिससे तुम निर्जन टॉवर में फिर कभी प्रवेश करने के योग्य नहीं रहोगे। मैं इस मूल्यांकन को स्वीकार करता हूँ। वांग हाओ ने बिना किसी झिझक के अपना निर्णय लिया। बहुत बढ़िया। परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। आपसे 500 कदम आगे एक मैकेनिकल रेस संग्रहालय है। इसमें आपको ज़रूरी मरम्मत के औजार, विभिन्न पुर्जों को प्रोसेस करने के लिए एक यूनिवर्सल प्रिंटर और मैकेनिकल रेस की विभिन्न तकनीकों की बुनियादी जानकारी मिलेगी। अगर आपकी रुचि हो तो आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऊर्जा बचाने के लिए हाइबरनेशन मोड में जा रहा हूँ। परीक्षा पास करने के बाद या समय सीमा नज़दीक आने पर मैं फिर से जाग जाऊंगा। शुभकामनाएं नन्हे दोस्त। रहस्यमय मस्तिष्क तरंग की आवाज़ अचानक बंद हो गई और पूरा धातुगृह एक बार फिर शांत हो गया। समय बहुत तेजी से बीतता है और देखते ही देखते हम इस सुनसान टावर में 28 साल बिता चुके हैं। हीरो सिटी से चेंजू स्टार तक की यात्रा और अंत में ब्लैक पल के दूसरे जागरण से लेकर इस मृत्यु परीक्षा में प्रवेश करने तक 30 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि मेरे माता पिता कैसे होंगे। क्या वांग मिंग ने अपने प्रिय से शादी कर ली है? आजकल पृथ्वी का विकास कैसा चल रहा है? मुझे आश्चर्य है कि ब्लैक ड्रैगन गैंग के लोग कैसे होंगे। ये सोचकर कि वह वीरान टावर के चौथे स्तर में 100 साल बिता सकता है और यदि वह परीक्षा में सफल हो जाता है तो वांग हाओ के लिए अभी भी 4 और स्तर खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह विस्मय से भर गया। भले ही वांग हाओ बेहद भाग्यशाली हो और अंतरिक्ष के सभी 8 स्तरों को पार करने और सभी 8 विरासत की अंगूठियों को इकट्ठा करके वीरान टावर की विरासत प्राप्त करने में कामयाब हो जाए, फिर भी इसमें कितना समय लगेगा यह अज्ञात है। साइबरट्रॉन के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए वांग हाओ सीधे जमीन पर बिखरे हुए यांत्रिक योद्धाओं के अवशेषों के बीच से चलकर भव्य यांत्रिक संग्रहालय में प्रवेश कर गया। यांत्रिक संग्रहालय एक विशाल पिरामिड के आकार का है जिसका आधार व्यास 1000 किलोमीटर से अधिक है। इसकी पूरी सतह दर्पण की तरह चिकनी है जिससे एक हल्की सुनहरी चमक निकलती है। वांग हाओ ने पिरामिड का चक्कर लगाया और अंततः उसे प्रवेश द्वार मिल गया। इस पिरामिड के भीतरी भाग की संरचना अत्यंत सरल है। नीचे की ओर झुकी हुई 4 धातु की दीवारों के अलावा भीतरी भाग विभिन्न ऊंचाइयों और लंबाई के धातु के स्तंभों से भरा हुआ है। इन धातु के स्तंभों की सतहों पर सघन, परस्पर जुड़े धातु परिपथ उकेरे गए हैं जो एकीकृत परिपथों में पाए जाने वाले परिपथों के समान हैं। पूरे इस्पात ग्रह पर कोई प्रकाश उपकरण दिखाई नहीं देता है, फिर भी पूरा ग्रह तेज रोशनी से जगमगा रहा है और यही स्थिति इस यांत्रिक संग्रहालय के अंदर भी है। वांग हाओ ने ड्रैगन कबीले के डेटाबेस में यांत्रिक जाति की लिपि का अध्ययन किया था, इसलिए वह संग्रहालय में यांत्रिक जाति की लिपि के विवरण को अनुवाद की आवश्यकता के बिना पढ़ सकता था। संपूर्ण मेघ संग्रहालय में सबसे आदिम मेघ पूर्वजों से लेकर अपने चरम पर पहुंची मेघ जाति तक के विभिन्न यांत्रिक भागों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें प्रत्येक काल के लिए बहुत विस्तृत चित्र और कलाकृतियां शामिल हैं। पता चला कि मशीन जाति का विकास ऊर्जा आधारित प्रजाति से हुआ है, न कि बुद्धिमान रोबोटों से जैसा कि मनुष्यों ने कल्पना की थी। मशीन जाति के पूर्वज कभी सिलिकॉन आधारित जीवन रूप थे जो ऊर्जा खनिजों पर निर्भर थे। उनके जैविक गुण और शारीरिक संरचना मांस और रक्त वाले कार्बन आधारित जीवन रूपों से पूरी तरह से भिन्न थे। जैसे जैसे मशीन जाति के पूर्वज विकसित होते गए, उन्होंने एक अनूठी सभ्यता विकसित की। धीरे धीरे आत्म विकास और रूपांतरण के माध्यम से मशीन जाति ब्रह्मांड की पहली महान जाति बन गई जिसने आत्म रूपांतरण और विकास के माध्यम से अमरता प्राप्त की। प्राचीन काल से पहले मशीन जाति को अमर जाति के नाम से भी जाना जाता था। मशीन जाति का प्रत्येक सदस्य अमर जीवन प्राप्त कर सकता है और इस लंबी आयु ने इस जाति को पूरे ब्रह्मांड में सबसे उन्नत यांत्रिक प्रौद्योगिकी सभ्यता विकसित करने में सक्षम बनाया है। हालांकि ब्रह्मांड में कोई शाश्वत अमर जीवन नहीं है और न ही वास्तव में अमर जाति का होना संभव है।
मशीन जाति की अमरता की अफवाहें सभी ब्रह्मांडों में तेजी से फैल गईं, जिससे तुरंत ही कुछ शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों की लालची निगाहें उन पर टिक गईं। अमर जीवन का आकर्षण ब्रह्मांड की शुरुआत से ही मौजूद है। जाति या जीव रूप की परवाह किए बिना शाश्वत और अमर जीवन की खोज कभी नहीं रुकी है। मशीन जाति ने अमरता का रहस्य जान लिया था और इसी वजह से उनका अंत हुआ। यह मेघ संग्रहालय मेघ सभ्यता के चरम उत्कर्ष के बाद उसके पतन के दौरान बनाया गया था। इस प्रकार यह मेघ सभ्यता के विकास और पतन के पूरे इतिहास का एक संपूर्ण रिकॉर्ड प्रदान करता है। वान हाओ को यांत्रिक जाति के विकास और पतन के इतिहास को मोटे तौर पर और पूरी तरह से पढ़ने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगा। हालांकि वान हाओ ने अपना अधिकांश समय उन विचित्र आकार की और अलग अलग कार्य करने वाली मशीनों पर ध्यान केंद्रित करने में बिताया। इन मशीनों का आविष्कार और विकास संपूर्ण यांत्रिक सभ्यता के विकास का प्रमाण है। वान हाओ ने तो यहाँ तक कि इन मशीनों के डिज़ाइन, ड्राइंग और 3D स्कैन डेटा को मोक्सिंग सिस्टम में सहेजने के लिए बड़ी मात्रा में पॉइंट्स बर्बाद कर दिए और उन्हें स्थायी संरक्षण के लिए इसकी मेमोरी बैंक में स्टोर कर लिया। अंततः वान हाओ की नज़र एक विशाल मशीन पर पड़ी। इस मशीन को यूनिवर्सल प्रिंटर कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये कुछ भी प्रिंट कर सकता है। बस आपको संबंधित डिज़ाइन ड्राइंग उपलब्ध करानी होगी और आवश्यक सामग्री तैयार करनी होगी। ये यूनिवर्सल प्रिंटर कुछ भी प्रिंट कर सकता है, चाहे वह एक छोटी सी कील हो या एक विशाल यूनिवर्सल युद्धपोत। जब तक आप ब्लूप्रिंट, सामग्री और ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, ये बहुउद्देशीय प्रिंटर स्वचालित रूप से आपकी इच्छानुसार कुछ भी प्रिंट कर सकता है। यांत्रिक योद्धाओं को प्रिंट करना भी कोई समस्या नहीं है। उस समय मेक योद्धाओं को हजारों यूनिवर्सल प्रिंटरों का उपयोग करके बनाया गया था और इस मेक संग्रहालय में मौजूद यूनिवर्सल प्रिंटर मेक जाति के स्वर्णिम युग के दौरान निर्मित किए गए थे। यह मशीन जाति सचमुच भयानक है। वे तो यूनिवर्सल प्रिंटर जैसी अविश्वसनीय चीज़ भी बना सकते हैं। शुक्र है मशीन जाति की यूनिवर्सल स्टूडियो पर कब्जा करने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, वरना पूरा यूनिवर्सल स्टूडियो उन्हीं के शासन में होता। यूनिवर्सल स्टूडियो में रहने वाली बाकी सभी जातियां मशीन जाति की गुलाम होती। स्टॉप अध्याय 871 यूनिवर्सल प्रिंटर। हालांकि वान हाओ को इस बात से निराशा हुई कि ऐसा प्रतीत होता था कि इस सार्वभौमिक प्रिंटर में ऊर्जा भंडार अपर्याप्त था और हर बार इसे चालू करने पर इसे बड़ी मात्रा में दिव्य क्रिस्टल की आवश्यकता होती थी। वान हाओ ने अपने आंतरिक ज्वाला जगत को परिष्कृत और विस्तारित करने के लिए अपने द्वारा प्राप्त सभी दिव्य क्रिस्टलों का उपयोग कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप उसके पास 10,000 से भी कम दिव्य क्रिस्टल बचे थे। जिस गति से यह सार्वभौमिक प्रिंटर उनका उपयोग कर रहा था, उस हिसाब से वे 10 दिनों से भी कम समय में समाप्त हो जाएंगे। वान हाओ यांत्रिक योद्धाओं की संरचना से भलीभांति परिचित था। उसने पहले ही ड्रैगनों के लिए बनाई गई प्रयोगशाला से यांत्रिक योद्धाओं के कुछ डिज़ाइन, ब्लूप्रिंट और विभिन्न सामग्रियां प्राप्त कर ली थीं। यांत्रिक योद्धाओं की मरम्मत में अपने अनुभव के साथ साथ इन सभी जानकारियों ने उसे इनकी मरम्मत में काफ़ी निपुण बना दिया था। लेकिन जब वान हाओ पूरे आत्मविश्वास के साथ पहले यांत्रिक योद्धा की मरम्मत शुरू करने ही वाला था, तो वह अवाक रह गया। पता चला कि वान हाओ के हाथों में मौजूद कुछ यांत्रिक योद्धा यांत्रिक जाति द्वारा निर्मित युद्ध के हथियार मात्र थे और वास्तविक यांत्रिक जाति से कहीं अधिक निम्न स्तर के थे। ये लकड़ी की छड़ी और परमाणु बम के बीच के अंतर जैसा है। इन वास्तविक यांत्रिक प्राणियों की तुलना में वान हाओ के हाथों में मौजूद 7 यांत्रिक योद्धाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खिलौने ही माना जा सकता है। ये समझना आवश्यक है कि वास्तविक यांत्रिक जाति के ऊर्जा परिपथों की जटिलता ही आकाशगंगा में रहने वाले मानव वैज्ञानिकों के लिए 1000 वर्षों के अध्ययन के लिए पर्याप्त होगी। जहाँ तक जटिल ऊर्जा रूपांतरण प्रौद्योगिकी और आत्मा स्थानांतरण प्रौद्योगिकी की बात है, तो संभवतः आकाशगंगा में रहने वाले मानव वैज्ञानिक 10,000 वर्षों के अध्ययन के बाद भी उनमें कोई रहस्य सुलझा नहीं पाएंगे। इन यांत्रिक निकायों की यांत्रिक संरचना और धातुकर्म प्रौद्योगिकी के बारे में वान हाओ ने कभी भी इससे संबंधित किसी भी तकनीक के बारे में नहीं सुना था। वान हाओ को इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि ये यांत्रिक प्राणी ऊर्जा के लिए दिव्य क्रिस्टल का भी इस्तेमाल करते थे। कुछ देर खोजबीन करने के बाद वान हाओ को 30,000 यांत्रिक अवशेषों में से सबसे कम क्षतिग्रस्त 100 यांत्रिक शव मिले। इनमें से अधिकांश यांत्रिक ढांचों के ऊर्जा परिपथ या ऊर्जा रूपांतरण परिपथ क्षतिग्रस्त हो चुके थे। उनकी बाहरी यांत्रिक संरचनाएं लगभग अक्षुण्ण थीं, लेकिन बिना किसी अपवाद के उनके दिव्य क्रिस्टल नष्ट हो चुके थे, जिससे वे धातु के कबाड़ के ढेर में बदल गए थे, जिनकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी और जिन्हें बेतरतीब ढंग से फेंक दिया गया था। वान हाओ बचपन से ही विभिन्न प्रकार के सटीक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ काम करते आ रहे हैं। 11 वर्षों के मरम्मत अनुभव ने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत का उस्ताद बना दिया है। हालांकि इन यांत्रिक रूप से क्षतिग्रस्त वस्तुओं की मरम्मत करना साधारण विद्युत उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की मरम्मत करने की तुलना में अनगिनत गुना अधिक जटिल है। ऊर्जा रूपांतरण का यह अत्यंत जटिल परिपथ अकेले ही 248 बिट्स तक के तर्क विश्लेषण को शामिल करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक तर्क के बाइनरी तर्क की तुलना में कई गुना अधिक जटिल है। सबसे सरल विश्लेषणात्मक तर्क से भी 2 की घात 248 प्राप्त होती है, जो एक खगोलीय संख्या है।
आकाशगंगा में मनुष्यों द्वारा बनाए गए सबसे उन्नत ऑप्टिकल कंप्यूटर भी इतनी भयावह मात्रा में गणना और तार्किक तर्क करने में असमर्थ होंगे। इसलिए इसकी मरम्मत करना कितना मुश्किल होगा, ये स्पष्ट है। अगर वान हाओ को पूरी तरह से अपने दम पर ही काम करना पड़े तो 100 वर्षों में 3000 यांत्रिक शवों की मरम्मत करने की बात तो दूर, 100 वर्षों में एक की भी मरम्मत कर पाना उसके लिए सौभाग्य की बात होगी। सौभाग्य से वान हाओ के पास मोजिंग प्रणाली थी। ये जटिल गणनाएं और तार्किक निष्कर्ष शक्तिशाली मोजिंग प्रणाली के लिए बिल्कुल आसान थे। 1 महीने के प्रयोग के बाद वान हाओ ने एक मरम्मत योजना विकसित की, यानी इंस्टार सिस्टम का उपयोग यांत्रिक शवों को स्कैन करने, मरम्मत की आवश्यकता वाले भागों को खोजने, सीधे मन में मरम्मत की रूपरेखा तैयार करने और फिर मरम्मत की रूपरेखा के अनुसार मैन्युअल मरम्मत करने के लिए किया जाता है। नंबर 1 यांत्रिक शव के ऊर्जा परिपथ 321 स्थानों पर क्षतिग्रस्त हैं, दिव्य क्रिस्टल ऊर्जा भट्टी 73% क्षतिग्रस्त है और यांत्रिक संरचना 11% क्षतिग्रस्त है। इंस्टार सिस्टम का उपयोग करके यांत्रिक शव का विश्लेषण करते समय वान हाओ ने अपने नंगे हाथों से यांत्रिक अवशेषों को अलग अलग कर दिया। दरअसल वान हाओ ने नंगे हाथों से यांत्रिक अवशेषों को अलग करना शुरू कर दिया। उसकी 10 उंगलियां सतह पर तेजी से दौड़ीं और बड़ी संख्या में यांत्रिक पुर्जे जमीन पर बिखर गए। अपनी एक्स-रे दृष्टि और इंस्टार सिस्टम की सहायता से वान हाओ ने पुर्जों को अलग अलग किया और पुनः संयोजन के दौरान गलतियों से बचने के लिए उनके नंबर रिकॉर्ड किए। मरम्मत के काम में वान हाओ की सहज, लगभग प्रतिभा जैसी अंतर्दृष्टि है। अक्सर मशीन को खोलते समय वह क्षतिग्रस्त हिस्सों को याद कर लेता है। वांग यी और उनकी टीम के पास एक बहुत ही सरल यांत्रिक संरचना है जो मुख्य रूप से नियंत्रण केंद्र प्रदान करने के लिए मस्तिष्क कोर पर निर्भर करती है और ऊर्जा सर्किट भी बेहद ही अपरिष्कृत है। लेकिन सार रूप में ये यांत्रिक दौड़ का एक सरलीकृत संस्करण है। इन यांत्रिक प्राणियों की आंतरिक संरचना का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सच्चे यांत्रिक प्राणियों में पूर्ण शारीरिक संरचना होनी चाहिए। उनमें न केवल सामान्य जीवों की तरह किसी भी वातावरण में विकसित होने और अनुकूलन करने की क्षमता होनी चाहिए, बल्कि अपूरणीय क्षति होने पर अपनी आत्मा को स्थानांतरित करने की क्षमता भी होनी चाहिए, जिससे उनका जीवन लंबा हो सके। हालांकि यांत्रिक जाति भी खामियों से रहित नहीं है। प्रजनन और वंश बढ़ाने में असमर्थता ही वह कीमत है जो उन्होंने अपने शाश्वत जीवनकाल के लिए चुकाई है। अंतरिक्ष की चौथी परत पूरी तरह से मशीन जाति द्वारा निर्मित इस इस्पात ग्रह पर बनी है। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो ये कुछ इस तरह है जैसे वीरान टावर अंतरिक्ष की चौथी परत एक स्वतंत्र अंतरिक्ष है जिसे विशेष रूप से मशीन जाति की अंतिम विरासत की रक्षा के लिए बनाया गया है। इन यांत्रिक प्राणियों को अमर जीवन प्राप्त होना था, लेकिन ऐसा लगता है कि वे सभी एक भयानक युद्ध में मारे गए और इस प्रकार नष्ट हो गए और सुनसान टावर में निष्क्रिय पड़े परित्यक्त इस्पात के ग्रहों में बदल गए। ये यांत्रिक जाति सबसे परिपूर्ण योद्धा है जिनके पास अनंत जीवन है। जब तक पर्याप्त धातु और ऊर्जा है वे योद्धाओं की एक अंतहीन सेना बना सकते हैं। माना जाता है कि इस वीरान मीनार के स्वामी ने कभी यांत्रिक जाति के एक बुजुर्ग को गुलाम बनाकर एक विशाल यांत्रिक सेना का निर्माण किया था। दुर्भाग्य से महान युद्ध के बाद ये यांत्रिक सेनाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और वीरान मीनार का स्वामी शत्रु से बचने के लिए शहीद हो गया, जिससे इन यांत्रिक सेनाओं की मरम्मत के लिए संसाधन नहीं बचे। तब से ये यहाँ बेकार पड़ी हैं और कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। ऊर्जा और संसाधनों की कमी के कारण संपूर्ण इस्पात ग्रह भी विनाश की स्थिति में होगा। किसी एक स्थान की झलक से पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। इन यांत्रिक प्राणियों के अवशेषों को अलग अलग करके वान हाओ ने ये निष्कर्ष निकाला कि इन सभी ने अत्यंत भयंकर लड़ाइयों का सामना किया था। आधे महीने तक अथक परिश्रम करने के बाद वान हाओ को अंततः यांत्रिक दौड़ के सबसे बुनियादी ऊर्जा परिपथ की कार्यप्रणाली समझ में आ गई और उन्होंने सफलतापूर्वक अपने मन में यांत्रिक दौड़ के ऊर्जा हस्तांतरण डिजाइन का आरेख तैयार कर लिया। इस डिज़ाइन की मदद से वान हाओ ने नंबर 1 मैकेनिकल रेस के शरीर के अंदर क्षतिग्रस्त सभी ऊर्जा सर्किटों की सफलतापूर्वक मरम्मत कर दी। उन्होंने अपनी उत्कृष्ट शिल्पकारी का उपयोग करते हुए क्षतिग्रस्त यांत्रिक संरचना को अस्थायी रूप से बदलने के लिए उपयुक्त यांत्रिक पुर्जे भी बनाए। एक बार जब वान हाओ दिव्य क्रिस्टल स्थापित कर लेता है और संपूर्ण यांत्रिक जाति को ऊर्जा प्रदान करने के लिए दिव्य क्रिस्टल ऊर्जा बॉक्स को सक्रिय कर देता है, तो यांत्रिक जाति को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। मशीन रेस नंबर 1 के मस्तिष्क के कोर को हुए नुकसान की सीमा के बारे में वान हाओ को जानने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वास्तविक यांत्रिक मस्तिष्क कोर को असाधारण पूर्णता के साथ डिजाइन किया गया है जिसमें एक अत्यंत परिष्कृत आत्म विनाश तंत्र मौजूद है। इसलिए वान हाओ द्वारा मस्तिष्क कोर पर जल्दबाजी में आक्रमण करने का कोई भी प्रयास आत्म विनाश कार्यक्रम को सक्रिय कर देगा। स्टॉप अध्याय 872 अभियंता प्रश्नवाचक चिन्ह पढ़ने की सलाह। इसके बाद जब तक ऊर्जा पात्र सक्रिय है इस मशीन के ठीक होने की 90% संभावना होनी चाहिए। वान हाओ ने एक दिव्य क्रिस्टल निकाला और उसे यांत्रिक शरीर में स्थापित कर दिया। जैसे ही उसने ऊर्जा बॉक्स को सक्रिय किया कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे वह बेहद निराश हो गया।
जैसे ही उस यांत्रिक प्राणी ने ऊर्जा बॉक्स को सक्रिय किया, उसके ऊर्जा सर्किट अचानक बेकाबू होकर काम करने लगे और बड़ी मात्रा में दिव्य ऊर्जा उसके शरीर के सभी हिस्सों में प्रवाहित होने लगी। 30 सेकंड बाद नवनिर्मित मेक रेस नंबर 1 एक भीषण विस्फोट में राख के ढेर में तब्दील हो गया। वान हाओ ने न केवल आधा महीना लगाकर मरम्मत की गई नंबर 1 यांत्रिक वस्तु खो दी, बल्कि एक कीमती दिव्य क्रिस्टल भी बर्बाद कर दिया। पहले तो वान हाओ आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन विस्फोट के बाद उनकी गर्व से बनाई गई रचना टुकड़ों के ढेर में तब्दील हो गई। फिर भी वे निराश नहीं हुए, बल्कि विस्फोट ने उनके अदम्य संघर्ष भाव को और भी मजबूत कर दिया। धिक्कार है, मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं धातु के इन टुकड़ों को ठीक नहीं कर सकता। वान हाओ पल भर में हार के साए से बाहर निकल आया। वह मुड़ा और रेस नंबर 2 की मशीन के बचे हुए हिस्सों की मरम्मत करने में जुट गया। दूसरे यांत्रिक अवशेष को हुई क्षति पहले सुपरकंप्यूटर के समान थी। मुख्य क्षति ऊर्जा आपूर्ति परिपथ को हुई थी, जबकि यांत्रिक संरचना को गंभीर रूप से नुकसान नहीं पहुंचा था। हालांकि इस मरम्मत से पहले वान हाओ ने सावधानी बरती और क्षतिग्रस्त सभी ऊर्जा नोड्स का विस्तृत डेटा विश्लेषण किया। इस विश्लेषण रिपोर्ट की पिछली रिपोर्ट से तुलना करने पर वान हाओ ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि 2 यांत्रिक अवशेषों द्वारा क्षतिग्रस्त ऊर्जा परिपथ नोड्स बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं हुए थे और यांत्रिक संरचनात्मक क्षति में भी कोई ओवरलैप नहीं था। हालांकि हैरानी की बात यह है कि बाहर से देखने पर दोनों यांत्रिक अवशेषों पर प्रत्यक्ष ऊर्जा के प्रभाव की तीव्रता लगभग समान होनी चाहिए थी। तीव्रता, कोण, स्थान और बल का दायरा बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए था, इसलिए सिद्धांत रूप में उन्हें हुई क्षति भी लगभग एक जैसी होनी चाहिए थी। यह ऐसा है जैसे 2 एक जैसी गोलियां एक ही कोण और गति से एक ही स्थान पर 2 लोगों को लगें। भले ही घाव अलग अलग हों, लेकिन घावों की समग्र बनावट, चोट की गंभीरता और यहाँ तक कि घावों की गहराई में भी कुछ समानता होनी चाहिए। हालांकि इन दोनों यांत्रिक अवशेषों पर लगी चोटें बिल्कुल अलग थीं। सावधानीपूर्वक तुलना और विश्लेषण के बाद वान हाओ ने अचानक पाया कि 2 अलग अलग प्रकार की क्षति होने का कारण 2 मानवाकार यांत्रिक प्राणियों की आंतरिक यांत्रिक संरचना को हुई क्षति से निकटता से संबंधित था। आगे की जांच से पता चला कि वे यांत्रिक पुर्जे जो देखने में अक्षुण्ण लग रहे थे, वास्तव में आंतरिक रूप से बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे। इसलिए जब नंबर 1 यांत्रिक जाति दिव्य क्रिस्टल द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ी, तो ये यांत्रिक पुर्जे, जो पहले से ही पुराने या बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे, ने आत्मविनाश की एक श्रृंखला शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः यांत्रिक जाति के अवशेष विस्फोटित हो गए। समस्या की जड़ का पता लगाने के बाद वान हाओ ने उसी के अनुसार उसका समाधान करना शुरू कर दिया। पुराने और क्षतिग्रस्त सभी यांत्रिक पुर्जों को बदलने के बाद और वान हाओ द्वारा 10 दिनों की मरम्मत के बाद नंबर 2 यांत्रिक परिवार पूरी तरह से नया हो गया। इस बार ऊर्जा बॉक्स को सक्रिय करने के दौरान अचानक बड़ी मात्रा में दिव्य ऊर्जा के निकलने से वृद्ध यांत्रिक शरीर के फटने से बचाने के लिए वान हाओ ने ऊर्जा बॉक्स के पास ऊर्जा आपूर्ति सर्किट को विशेष रूप से समायोजित किया, ताकि सक्रियण प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे निकले। मुझे उम्मीद है कि इस बार यह सफल होगा। सब कुछ ठीक होने की सावधानीपूर्वक जांच और पुष्टि करने के बाद वान हाओ ने नंबर 1 मैकेनिकल रेस के शरीर में दिव्य क्रिस्टल स्थापित किया। जैसे ही वान हाओ ने एनर्जी बॉक्स को सक्रिय किया, नंबर 2 मैकेनिकल रेस के शरीर से लगातार नीली विद्युत धाराएं निकलने लगीं और शक्तिशाली धारा के कारण उसका पूरा धातु का शरीर कांपने लगा। पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 मिनट का समय लगा। अंततः जैसे जैसे कट धीरे धीरे गायब होता गया, दूसरी यांत्रिक दौड़ की दोनों इलेक्ट्रॉनिक आंखें आखिरकार रोशन हो गईं। जल्द ही नंबर 2 मशीन रेस का ब्रेन कोर सक्रिय हो गया, पूरे शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति सामान्य हो गई और यह सामान्य रूप से काम करने लगा। लगभग 5 मिनट बाद नंबर 2 यांत्रिक प्राणी अचानक जमीन से खड़ा हो गया और वान हाओ को गहन प्रणाम किया। धन्यवाद आदरणीय अभियंता नंबर, मैं आपको सलाम करता हूँ। मुझे नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो बेझिझक पूछें। वान हाओ द्वारा नंबर 2 की यांत्रिक खराबी को सफलतापूर्वक ठीक करने के बाद इसने आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही सज्जनतापूर्ण और विनम्र तरीके से वान हाओ के प्रति आभार व्यक्त किया और वान हाओ का अनुसरण करने की इच्छा व्यक्त की। इससे स्वाभाविक रूप से वान हाओ प्रसन्न हुए, क्योंकि एक अतिरिक्त सहायक होने से यांत्रिक दौड़ की मरम्मत के काम का बोझ काफी कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अभी के लिए मैं तुम्हें नंबर 2 कहूँगा। दूसरा, मैं आप सभी भाइयों की मरम्मत करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। दूसरे यांत्रिक प्राणी ने वान हाओ को विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया और तीखी विद्युत चुंबकीय कृत्रिम आवाज में कहा, कोई बात नहीं, आदरणीय अभियंता की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। इन मशीनी जातियों की स्मृतियों में इंजीनियर का पेशा अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता है और पूरी मशीनी सभ्यता में इसका बहुत उच्च स्थान है। इसे मशीनी जाति की प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ सदस्यों के बाद दूसरा सबसे सम्मानजनक पद कहा जा सकता है। मशीन जाति का ये द्वितीय श्रेणी का सदस्य मशीन जाति के बीच एक साधारण नागरिक मात्र है और मशीन जाति में उसकी स्थिति सबसे सामान्य और निम्नतम है। जल्द ही
वान हाओ द्वारा किए गए कार्य विभाजन के तहत नंबर 2 को यांत्रिक दौड़ को अलग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि वान हाओ मरम्मत के लिए जिम्मेदार थे। वान हाओ की निगरानी में विघटन प्रक्रिया के दौरान नंबर 2 गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त यांत्रिक भागों की पहचान करता और उन्हें सीधे त्याग देता, जबकि कुछ अक्षुण्ण यांत्रिक भाग जो उसके लिए उपयोगी थे उन्हें वह निकाल लेता और फिर उन्हें अपने शरीर में स्थापित और वापस लगा देता। ये तो दरअसल खुद ही ठीक हो रहा है। वान हाओ ने नंबर 2 की हरकतों को नहीं रोका। वान हाओ के लिए समय ही जीवन है और 3000 यांत्रिक प्राणियों की मरम्मत के मिशन को यथासंभव कुशलतापूर्वक पूरा करना उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। जहां तक नंबर 2 क्या करना चाहता था, वान हाओ को इसकी कोई परवाह नहीं थी। नंबर 2 अपने ही जैसे जीवों को बेहद तेजी से नष्ट कर देता है, जो वान हाओ से 100 गुना से भी अधिक कुशल है। वान हाओ जिस गति से एक यांत्रिक जीव के अवशेषों को नष्ट करता है, उसके आधार पर नंबर 2 कम से कम 108 जीवों को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा आसानी से अलग करने के मामले में नंबर 2 स्पष्ट रूप से बेहतर है। नंबर 2 द्वारा पुर्जे बदलकर उपकरण की मरम्मत स्वयं करने की बात ने वान हाओ को प्रेरित किया। मेक परिवार के अधिकांश यांत्रिक पुर्जे मानकीकृत प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्मित किए जाते हैं और सभी यांत्रिक पुर्जे विनिमेय होते हैं। इसलिए वान हाओ ने एक बार फिर नंबर 2 को आदेश दिया कि वह क्षतिग्रस्त हिस्सों को अलग किए गए यांत्रिक मलबे से फेंक दे और आसपास के यांत्रिक मलबे से अन्य सही सलामत हिस्से ढूंढकर उन्हें बदल दे। नंबर 2 के प्रयासों से 1 घंटे से भी कम समय में 21 सुव्यवस्थित यांत्रिक इकाइयां बनकर तैयार हो गईं। उन्हें एक कतार में रखा गया था, वान हाओ द्वारा उनकी मरम्मत और संयोजन का इंतजार करते हुए। नंबर 2 के साथ हुई बातचीत से वान हाओ को पता चला कि यांत्रिक जाति की मरम्मत और संशोधन करने की प्रतिभा रखने वालों को इंजीनियर कहा जाता है। मशीनों की पूरी दुनिया में इंजीनियर बेहद दुर्लभ हैं और इसलिए उनका स्थान बहुत ही प्रतिष्ठित है। इसके अलावा सामान्य यांत्रिक कर्मचारी साधारण मरम्मत स्वयं कर सकते हैं, लेकिन वे जटिल मरम्मत में अच्छे नहीं होते हैं और उन्हें ये काम इंजीनियरों पर छोड़ देना चाहिए। सुपर जीन वॉरियर्स के पाठकों को ये भी पसंद आया। _XDD STOPPE अध्याय 873 अतिरिक्त सौदा। वान हाओ के अनुमान के अनुसार इन सब की जड़ यह है कि मशीन जाति ने अमर जीवन प्राप्त करने का एक तरीका विकसित कर लिया है। इसलिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी और सभ्यता को चरम पर पहुंचाने के बाद पूरी यांत्रिक जाति धीरे धीरे अपने चरम से पतन की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि इसके सभी सदस्यों ने अमर जीवन प्राप्त करने के लिए रचनात्मकता और प्रजनन क्षमता का त्याग कर दिया। नंबर 2 की मदद से वान हाओ अपनी सारी ऊर्जा मैकेनिकल रेस की मरम्मत में लगा सका। चूंकि क्षतिग्रस्त यांत्रिक घटकों को नंबर 2 द्वारा पूरी तरह से बदल दिया गया था, इसलिए वान हाओ को अपनी सारी ऊर्जा केवल क्षतिग्रस्त ऊर्जा सर्किट और आंतरिक कोर सर्किट की मरम्मत पर केंद्रित करने की आवश्यकता थी। इससे वान हाओ की मरम्मत क्षमता में काफी सुधार हुआ। नंबर 2 की सफलतापूर्वक मरम्मत करने के अनुभव के साथ वान हाओ बाद के मरम्मत कार्यों में और भी अधिक कुशल हो गए। मेक जाति के ऊर्जा सर्किट मूल रूप से रून प्रौद्योगिकी से भिन्न नहीं हैं। एक रून मास्टर के रूप में इन यांत्रिक प्राणियों के भीतर ऊर्जा सर्किट की मरम्मत करना कोई कठिन कार्य नहीं है। असली चुनौती दोषों का विश्लेषण और निरीक्षण करने तथा एक उचित मरम्मत समाधान की गणना करने की थकाऊ प्रक्रिया में निहित है। सौभाग्यवश मस्तिष्क पर अत्यधिक भार डालने वाले इन चरणों को मोजिंग प्रणाली द्वारा संभाला जा सकता था, जिससे वान हाओ की कार्यकुशलता में और सुधार हुआ। 10 दिनों के दौरान वान हाओ ने कुल 20 यांत्रिक दौड़ के अवशेषों की मरम्मत की। 3 अन्य अवशेष विभिन्न कारणों से स्वतः नष्ट हो गए। इन 20 यांत्रिक प्राणियों के वान हाओ की मरम्मत टीम में शामिल होने के साथ ही उनकी मरम्मत की गति और दक्षता में तेजी से वृद्धि होने लगी। वान हाओ द्वारा पहले से ही मरम्मत किए गए इन यांत्रिक उपकरणों को कुछ सरल मरम्मत और संयोजन प्रक्रियाएं भी सीधे सौंपी जा सकती हैं। वान हाओ के काम में केवल यांत्रिक मस्तिष्क कोर और प्रमुख भागों के ऊर्जा आपूर्ति सर्किट के सामान्य संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सरल बुनियादी मरम्मत की आवश्यकता थी, बाकी को उनकी स्वमरम्मत पर छोड़ा जा सकता था। जिस काम को पूरा करने में मूल रूप से 100 साल लगने की उम्मीद थी, उसे वान हाओ ने आधे साल से भी कम समय में पूरा कर दिया। गति उम्मीद से कहीं अधिक थी। जैसा कि उम्मीद थी, वान हाओ के अपना मिशन पूरा करते ही साइबरट्रॉन आ गया। जब यांत्रिक जाति के बुजुर्ग को पता चला कि वान हाओ ने वास्तव में आधे साल से भी कम समय में 3000 यांत्रिक अवशेषों की मरम्मत कर दी है, तो उन्होंने भी अविश्वास का भाव दिखाया। वान हाओ, तुम वाकई असाधारण प्रतिभा के धनी हो। अगर मुझे भी इन यांत्रिक अवशेषों की मरम्मत करनी होती तो कम से कम 1 साल लग जाता, लेकिन तुमने तो आधे साल से भी कम समय में इसे पूरा कर लिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम मेरे लोगों के साथ शांतिपूर्वक रहते हो और मेरी जाति के शरीरों की विशेष प्रकृति के कारण तुमने कोई भेदभाव नहीं दिखाया। इस लिहाज से अगर तुम वीरान टावर के नए स्वामी बन जाते हो तो यह मेरे और मेरे यांत्रिक लोगों के लिए एक वरदान होगा। वान हाओ साइबरट्रॉन की प्रशंसा से प्रभावित नहीं हुआ। उसके मन में रूप या प्रजाति की परवाह किए बिना सभी जीवन समान होने चाहिए। जब तक ब्रह्मांड में किसी जीवन का जन्म होता है, उसका अपना एक अर्थ होता है।
कोई भी जीव जन्म से दूसरों से श्रेष्ठ नहीं होता, न ही कोई जीव जन्म से हीन होता है। जीवन का अस्तित्व किसी कारण से है, इसलिए वान हाओ हमेशा सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करेगा। अब जब आपने मिशन पूरा कर लिया है तो मैं आपको समझौते के अनुसार चौथी विरासत की अंगूठी और समापन पुरस्कार सौंप दूंगा। हालांकि एक व्यक्तिगत अनुरोध के रूप में मैं आशा करता हूं कि आप मेरे कबीले के बाकी सदस्यों की मरम्मत करना जारी रख सकते हैं। इसके बदले में मैं आपको वह यूनिवर्सल प्रिंटर दे सकता हूं। बेशक आप इस सौदे को अस्वीकार भी कर सकते हैं, क्योंकि यह मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। साइबरट्रॉन की मांगों में अचानक हुई वृद्धि हालांकि किसी भी तरह से खतरनाक नहीं थी, लेकिन इससे वान हाओ नाराज नहीं हुए। वान हाओ ने जिस कार्य को पूरा करने में 1 सदी लगने की उम्मीद थी, उसे मात्र 6 महीनों में पूरा कर लिया। यह अपने आप में एक सुखद आश्चर्य था। इसके अलावा वान हाओ को वास्तव में ये यूनिवर्सल प्रिंटर चाहिए था, इसलिए उसने लगभग बिना किसी झिझक के दूसरे पक्ष की विनिमय शर्तों पर सहमति व्यक्त कर दी। हालांकि वान हाओ सहमत हो गया, लेकिन उसने एक नई शर्त रखी। वरिष्ठ महोदय, मैं यांत्रिक यंत्रों की मरम्मत में आपकी सहायता करने का वादा कर सकता हूं, लेकिन बचे हुए अधिकांश यंत्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। इनकी मरम्मत के लिए बड़ी मात्रा में सामग्री और दिव्य क्रिस्टल की आवश्यकता है, और हमें सार्वभौमिक प्रिंटर का उपयोग करना होगा, जिसके लिए बड़ी मात्रा में दिव्य क्रिस्टल और विभिन्न बहुमूल्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है। मुझे आशा है कि आप मुझे ये दिव्य क्रिस्टल और सामग्रियां प्रदान करेंगे। वान हाओ के अनुरोध का जवाब देने में साइबरट्रॉन ने जरा भी संकोच नहीं किया। बेशक भौतिक समस्या का समाधान आसान है। इस इस्पात ग्रह पर आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी तोड़ सकते हैं और जो भी काम का हो ले सकते हैं। जहां तक दिव्य क्रिस्टलों की बात है, मैं अपनी तरफ से आपको 100,000 दूंगा। हालांकि इस स्तर को पार करने के इनाम में 5 मिलियन से अधिक दिव्य क्रिस्टल हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे कबीले के शेष लगभग 26,000 सदस्यों की मरम्मत के लिए पर्याप्त से अधिक होंगे। वान हाओ ने सिर हिलाया और तुरंत सहमति दे दी। एक सौदा करते हैं। वान हाओ की गणना के अनुसार शेष बचे 26,000 यांत्रिक अवशेषों की मरम्मत में लगभग 15 महीने लगेंगे। दूसरी ओर इस लेन देन के माध्यम से साइबरट्रॉन ने वान हाओ के बारे में बहुत अच्छी धारणा विकसित की। इस रहस्यमय स्थान पर चारों पुराने दोस्त एक साथ एकत्रित हुए, एक ऐसा दृश्य जो अब एक दुर्लभ नज़ारा बन गया है। बिग आयरन बॉल, क्या तुम भी उस बच्चे वान हाओ से हार गए थे? गोल्डन मंकी किंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या ये कोई सवाल भी है? नियंत्रण कक्ष में भेजे जाने का मतलब है कि 5वें भाई की विरासत की अंगूठी गायब हो गई है। विशालकाय आत्मा देवता शून्य में आराम से लेटे हुए बेपरवाही से बोले। जहां तक दानव सरदार सेबेस्टियन की बात है, वह चुप रहा और एक कोने में छिप गया, क्योंकि इस रहस्यमय स्थान में प्रवेश करने के बाद से ही वह साधना की अवस्था में था। मशीन जाति के साइबरट्रोनियन अग्रदूत मुस्कुराए, और उनका असली रूप इस अंतरिक्ष में एक धातु के गोले जैसे रोबोट के रूप में प्रकट हुआ। मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। उम्मीद है कि स्टील ग्रह को ऊर्जा की आपूर्ति बहाल हो जाएगी। क्या ये कैसे संभव है? बड़े लोहे के गोले, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? या तुम्हारा दिमाग पानी से भर गया है? आज तुम बकवास क्यों कर रहे हो? स्वर्ण बंदर राजा ने चिढ़ाते हुए कहा। तुम ही पागल हो गए हो। उस लड़के वान हाओ ने पहले ही 5,000 यांत्रिक सैनिकों की मरम्मत कर दी है। ज्यादा से ज्यादा सभी 30,000 यांत्रिक सैनिकों की मरम्मत में 1 और साल लगेगा। 30,000 यांत्रिक सैनिकों के साथ और मेरे द्वारा निर्धारित प्रोग्राम कमांड का पालन करते हुए मुझे 90% विश्वास है कि मैं स्टील ग्रह के कोर ऊर्जा रिएक्टर को सामान्य रूप से चालू कर सकता हूं। उस समय वीरान टावर की 30% ऊर्जा आपूर्ति बहाल हो जाएगी और हमारे पास इन कबीले द्वारा स्थापित स्टार इम्प्रिजनमेंट एरे से मुक्त होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होगी। जब तक वीरान टावर वीरान ग्रह से बचकर ब्रह्मांड के विशाल तारा सागर में प्रवेश करता है, धीरे धीरे संसाधनों और ऊर्जा की खोज करता है, तब तक वीरान टावर की मरम्मत असंभव नहीं है। क्या वो लड़का वान हाओ सचमुच उन बेकार धातु के टुकड़ों की मरम्मत कर सकता है? बिग आयरन बॉल, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? और वो भी सिर्फ आधे साल में? विशालकाय आत्मा देवता ने अविश्वास से कहा। बिल्कुल सही, वो बच्चा वाकई प्रतिभाशाली है। कुछ क्षेत्रों में उसकी प्रतिभा ऐसी है कि मैं, जो यांत्रिक जाति का अग्रदूत हूं, भी उसकी प्रशंसा करता हूं। अगर यांत्रिक जाति के 3 कठोर नियम मेरी रचनात्मकता को सीमित न करते, तो मैंने इन लोगों के शरीर बहुत पहले ही ठीक कर दिए होते और मुझे स्याही जाति के उन कमीनों से इतने लंबे समय तक तंग न होना पड़ता। छी, तुम तो बस एक बड़ी लोहे की गेंद हो, बस शेख ही बघारते रहते हो। शेख ही बघारना बंद करोगे तो मर जाओगे। मरना तो चाहकर भी मुश्किल है। मशीन जाति को शापित जाति किसने कहा? _XDD स्टॉप। अध्याय 874 शाश्वत अभिशाप। वान हाओ बड़े लगन से यांत्रिक अवशेषों की मरम्मत कर रहा था। दिन ब दिन समय तेजी से बीतता चला जाता है। साइबरट्रॉन को ऑर्डर देने के बाद वान हाओ ने सिर्फ 6 महीनों में लगभग 10,000 यांत्रिक जीवों की मरम्मत की। इसका सबसे बड़ा श्रेय यूनिवर्सल प्रिंटर को जाता है।
पिछले एक वर्ष में यांत्रिक दौड़ की मरम्मत के अपने अनुभव के आधार पर वान हाओ ने इन यांत्रिक सैनिकों के लिए डिज़ाइन ब्लूप्रिंट का एक पूरा सेट प्राप्त कर लिया है। बेशक ये जटिल ब्लूप्रिंट मोजिंग सिस्टम की सहायता से तैयार किए गए थे। इन डिज़ाइन रेखाचित्रों का उपयोग करते हुए वान हाओ ने एक यूनिवर्सल प्रिंटर का उपयोग करके पूरी मैकेनिकल रेस बॉडी को सीधे प्रिंट कर दिया। प्रत्येक यांत्रिक योद्धा के संपूर्ण शरीर को प्रिंट करने के लिए 4 दिव्य क्रिस्टल लगते हैं। जहां तक प्रिंटिंग के लिए आवश्यक सामग्रियों की बात है, वान हाओ ने बस यांत्रिक अवशेषों और आसानी से उपलब्ध धातु सामग्री को यूनिवर्सल प्रिंटर के रिएक्टर में डाल दिया। यूनिवर्सल प्रिंटर का उपयोग करके यांत्रिक निकाय बनाना प्रत्यक्ष मरम्मत की तुलना में कहीं अधिक आसान और तेज़ है। इसकी एकमात्र कमी यह है कि इसमें बहुत अधिक दिव्य क्रिस्टल की खपत होती है। धातु सामग्री को पिघलाने और विभिन्न यांत्रिक घटकों को छापने से लेकर अंत में संपूर्ण यांत्रिक योद्धा के शरीर को छापने और इकट्ठा करने तक प्रत्येक यांत्रिक योद्धा के शरीर को औसतन कम से कम 10 दिव्य क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। 10,000 यांत्रिक निकायों की कीमत लगभग 1 लाख दिव्य क्रिस्टल है। ये ध्यान देने योग्य है कि साइबरट्रॉन ने वान हाओ को केवल 100,000 दिव्य क्रिस्टल दिए थे। यदि वह इसी तरह पैसा बर्बाद करता रहा तो वान हाओ को दिव्य क्रिस्टलों का भुगतान अपनी जेब से करना पड़ेगा। लेकिन वान हाओ इस यूनिवर्सल प्रिंटर को पाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार था। 4 महीने बाद वान हाओ ने सभी यांत्रिक अवशेषों की मरम्मत पूरी कर ली थी। पूरी मरम्मत प्रक्रिया में 10 महीने से भी कम समय लगा और सभी 26,000 यांत्रिक इकाइयों की मरम्मत कर दी गई। हालांकि वान हाओ को इस बात से हैरानी हुई कि सभी यांत्रिक जातियों की मरम्मत के बाद भी साइबरट्रॉन का कहीं कोई नामोनिशान नहीं था। 3 दिन तक इंतजार करने के बाद भी सफलता न मिलने पर वान हाओ ने साइबरट्रॉन के वास्तविक स्वरूप की खोज के लिए स्वयं लौह ग्रह के भूमिगत भाग में प्रवेश करने का निर्णय लिया। 3 यांत्रिक प्राणी अर्थात नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 9 वान हाओ के पीछे स्टील ग्रह के भूमिगत भाग में चले गए। दूसरा सवाल, इस इस्पात ग्रह को कब से छोड़ दिया गया है? मुझे भी नहीं पता। मेरी स्मृति में केवल तारामंडल के युद्ध क्षेत्र में हुए भयंकर युद्ध की अंतिम यादें ही हैं। बाद की यादें इसलिए बनी क्योंकि मेरा शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और मेरा मस्तिष्क स्वतः ही निष्क्रिय अवस्था में चला गया था। उस दौरान कोई यादें नहीं बनी जब तक कि आपने मुझे पुनः सक्रिय नहीं किया। ओह, तो आप साइबरट्रॉन के बारे में कितना जानते हैं? नंबर 2 ने आगे कहा, एल्डर साइबरट्रॉन हमारी मशीन जाति के अग्रदूत थे। वे एक महान इंजीनियर थे जिन्होंने हमारी मशीन जाति की 3 सबसे उन्नत तकनीकी उपलब्धियों का निर्माण किया, जिनमें यूनिवर्सल प्रिंटर भी शामिल है। हालांकि दुर्भाग्य से हमारी मशीन जाति की पवित्र भूमि की रक्षा करते हुए उन्हें डेसोलेट टावर के स्वामी ने बंदी बना लिया और हम आम लोगों को डेसोलेट टावर के स्वामी की यांत्रिक सेना का सदस्य बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने साथी साइबरट्रोनियनों की रक्षा के लिए साइबरट्रोनियन बुजुर्गों ने अमर जीवन के लिए अपनी रचनात्मकता का त्याग कर दिया। यह इस्पात ग्रह वास्तव में उन 3 ऊर्जा केंद्रों में से एक है जो पूरे डेसोलेट टावर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हालांकि एक शक्तिशाली शत्रु के साथ अपने स्वामी की मुठभेड़ के दौरान ये नष्ट हो गया था और आज तक इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। नंबर 2 के नेतृत्व में वान हाओ ने मैकेनिकल रेस म्यूजियम के भूमिगत मार्ग से सीधे लिफ्ट लेकर स्टील प्लैनेट के भूमिगत केंद्र में प्रवेश किया। नंबर 2 के नेतृत्व में वान हाओ को काफ़ी परेशानियों से बचा लिया गया। लौह ग्रह के भूमिगत मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने पर वान हाओ को साइबरट्रॉन का कोई निशान नहीं मिला। पूरा भूमिगत स्थान अविश्वसनीय रूप से खाली था, जिसमें विशाल खुले स्थान के अलावा एक विशाल रिएक्टर के अलावा और कुछ भी नहीं था। ये रिएक्टर चंद्रमा से भी बड़ा है। हालांकि ये स्थिर रहा और इसमें ऊर्जा का कोई भी अंश नहीं दिखा। दूसरा, यहाँ साइबरट्रोनियन बुजुर्गों का कोई निशान क्यों नहीं है? और जो आवाज़ मैंने पहले सुनी थी वह निश्चित रूप से पृथ्वी के केंद्र से आई थी। वान हाओ ने अपने संदेह व्यक्त किए। नंबर 2 ने समझाया, मुझे भी नहीं पता। मेरी याददाश्त के अनुसार ये रिएक्टर वह जगह है जहां मैं काम करता हूं। जहां तक साइबरट्रोनियन बुजुर्गों की बात है, वे आमतौर पर इस रिएक्टर के पास साधना करते हैं। खेती, क्या मशीनी नस्ल भी खेती कर सकती है? वान हाओ चौंक गया। हालांकि नंबर 2 वान हाओ के आश्चर्य से कुछ हद तक हैरान था और उसने कहा, हाँ, हमारी मशीनी जाति में उबाऊ काम के साथ अंतहीन वर्ष बिताने के अलावा हम अपना जीवन अंतहीन साधना में भी व्यतीत करते हैं, जीवन के बीतने पर चिंतन करते हैं। वान हाओ को अचानक एहसास हुआ कि अनंत जीवन हमेशा अच्छी बात नहीं होती। समय बिताने के लिए ये यांत्रिक प्राणी केवल दिन रात काम करके और साधना के माध्यम से जीवन के बीतने का अनुभव करके ही समय बिता सकते थे। शायद मशीन जाति के लिए जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति को पुनः खोज पाना ही उनके जीवन भर के साधना का अंतिम लक्ष्य है। दुर्भाग्यवश शाश्वत जीवन के लिए जीवन का बीत जाना पुनर्तः अर्थहीन है। यांत्रिक नस्ल के पनपने का एकमात्र कारण ऊब ही हो सकता है। हाँ, जीवन बहुत लंबा है, इतना लंबा कि इसका अर्थ ही खो गया है। उबाऊ समय बिताने का एकमात्र तरीका लंबे समय तक काम करना और आत्मविकास करना है।
इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मशीन जाति के पास अमर जीवन का होना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी आकांक्षा की जानी चाहिए, बल्कि यह एक शाश्वत अभिशाप की तरह प्रतीत होता है। दूसरा सवाल, तुम यांत्रिक जातियों ने ब्रह्मांड में भटकने और इसके अज्ञात रहस्यों की खोज करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? यह मशीन जाति के 3 अटल नियमों में से एक है, जिनमें से एक ये है कि मशीन जाति को मशीन अग्रदूतों के मार्गदर्शन से विचलित नहीं होना चाहिए। मशीन जाति का कोई भी सदस्य जो अग्रदूतों के गौरवशाली मार्गदर्शन से विचलित होने का प्रयास करेगा, उसका पुनर्तः विनाश कर दिया जाएगा। जब तक मशीन जाति के अग्रदूतों द्वारा आदेश न दिया जाए, हम मशीन जाति के अग्रदूतों की महिमा के मार्गदर्शन से कभी विचलित नहीं होंगे। एक बार जब हम मशीन जाति के अग्रदूतों से 1 प्रकाश वर्ष से अधिक दूर हो जाएंगे, तो हमारे मस्तिष्क के केंद्रक अपने आत्मविनाश तंत्र को सक्रिय कर देंगे। वान हाओ को अचानक एहसास हुआ, तो बात ऐसी है। मशीन जाति के अग्रदूत आम लोगों के बीच राजाओं के समान हैं, जिनके पास जीवन और मृत्यु की सर्वोच्च शक्ति है। ऐसे कठोर नियमों के अधीन मशीन जाति के लोग कठोर और नीरस हो गए हैं। वे हर काम नियमों और कायदों के अनुसार ही करते हैं। उनके शब्द और कर्म ठंडी मशीनों की तरह कठोर हो गए हैं, और वास्तव में वे अमर आत्माओं का आवरण ओढ़े चलते फिरते शवों से भिन्न नहीं हैं। ऐसी जाति का अस्तित्व और विलुप्ति का कोई अर्थ ही प्रतीत नहीं होता। अमरत्व की यह प्राप्ति उन 2 मौलिक अधिकारों को खोने की कीमत पर आती है जो प्रत्येक जीवन को प्राप्त होने चाहिए, स्वतंत्रता और रचनात्मकता। ये कीमत बहुत ज्यादा है। मैं अमरता के बदले स्वतंत्रता को प्राथमिकता दूंगा। वान हाओ मन ही मन चिल्ला उठा। यांत्रिक जाति द्वारा अमरता के लिए स्वतंत्रता का त्याग करने की प्रथा से वह पूरी तरह से चकित था। शायद यही तथाकथित सार्वभौमिक संतुलन नियम का प्रभाव है। हर कारण का एक प्रभाव होता है। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको किसी और चीज का आदान प्रदान करना होगा। वान हाओ मन ही मन बुदबुदाया, मानो उसके हृदय में कोई गहरा और रहस्यमय एहसास हो। वह इसे और गहराई से जानना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि अंततः ये पानी में खिले फूल या कुएं में डूबे चांद की तरह है, अलौकिक और अवास्तविक। _XDD स्टॉप अध्याय 875 सच्चे ईश्वर की आंख। मनुष्य हमेशा अज्ञात के बारे में जानने की जिज्ञासा से भरे रहते हैं। ये जन्मजात मानवीय गुण वान हाओ में भी स्वाभाविक रूप से मौजूद है। इस इस्पात ग्रह के केंद्र को अपनी आंखों से देखने के बाद वान हाओ यांत्रिक जाति की तकनीक पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अगर पृथ्वी पर ऐसा रिएक्टर होता, तो शायद 1 खरब लोगों की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये काफ़ी होता। हालांकि ऐसा लगता है कि पृथ्वी इतने लोगों को संभाल ही नहीं सकती। वान हाओ ने इंकस्टार सिस्टम का उपयोग करके पूरे रिएक्टर को स्कैन करना शुरू कर दिया। यांत्रिक जाति की यह सबसे उन्नत तकनीकी उपलब्धि प्रौद्योगिकी के प्रति जुनूनी वान हाओ के लिए किसी भी अन्य प्रलोभन से कहीं अधिक आकर्षक थी। मुझे खजाना मिल गया। सिर्फ एक संरचनात्मक ब्लूप्रिंट से ही खगोलीय कीमत मिल सकती है। इस रिएक्टर की यांत्रिक संरचना में 500 अरब से भी अधिक विभिन्न घटक हैं, जिनमें से प्रत्येक को अविश्वसनीय रूप से कुशलता से डिजाइन किया गया है। रिएक्टर के ब्लूप्रिंट को अलग अलग करके अल्फा यूनिवर्स में नीलाम करने से ही मैं अल्फा का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। ऊर्जा, भोजन, युद्धपोत, ग्रहों का पुनर्निर्माण, आनुवंशिक प्रौद्योगिकी, हर तकनीक के पीछे अपार धन छिपा होता है। यही कारण है कि अनगिनत ब्रह्मांडीय साहसी लोग विभिन्न ब्रह्मांडीय तारा प्रणालियों की ओर आकर्षित होते हैं, ताकि उन जातियों के अवशेषों का पता लगा सकें और उन्हें उजागर कर सकें जो कभी सभ्यता के शिखर तक पहुंची थीं। इस दौरान वान हाओ ने लगभग सभी यांत्रिक प्राणियों के उत्पादों का विस्तृत स्कैन किया और संरचनात्मक और डिजाइन चित्र बनाए, जिन्हें मोजिंग सिस्टम के मेमोरी बैंक में संग्रहित किया गया था। मॉक्सिंग सिस्टम के कई फंक्शन बेहद शक्तिशाली हैं और वान हाओ के लिए पूरी तरह से उपलब्ध हैं, जैसे कि स्कैनिंग, गणना और ड्राइंग फंक्शन। इसके अलावा मेमोरी बैंक वान हाओ के मेमोरी ट्री के साथ पूरी तरह से एकीकृत है, जिससे मॉक्सिंग सिस्टम में व्यवस्थित मेमोरी डेटा की विशाल मात्रा वान हाओ की मेमोरी से सहजता से जुड़ जाती है। मोजिंग सिस्टम की शक्तिशाली प्रबंधन क्षमताओं के कारण वान हाओ की याददाश्त तेज हो गई और उसकी सीखने की क्षमता में जबरदस्त सुधार हुआ। फोटोग्राफिक मेमोरी और एक नज़र में 1000 पंक्तियां पढ़ना जैसी चीज़ें वान हाओ के लिए बेहद आसान हो गईं। वान हाओ जो कुछ भी सीखना चाहता था, उसे वह एक नज़र में ही स्थायी रूप से याद कर लेता था। वान हाओ जटिल प्रोग्राम और गणनाएं भी सीधे अपने दिमाग में ही पूरी कर सकता है, जो केवल कंप्यूटर पर ही की जा सकती हैं, जैसे कि संरचनात्मक आरेख बनाना और दुश्मन के हमले के मार्गों की गणना करना। इसलिए जैसे ही वान हाओ अपनी एक्स-रे दृष्टि से देखी जाने वाली यांत्रिक संरचना पर एक नज़र डालता है, इसे तुरंत एक त्रिआयामी संरचनात्मक रेखाचित्र में परिवर्तित किया जा सकता है और उसकी स्मृति में संग्रहित किया जा सकता है। इतनी सुविधा को देखते हुए वान हाओ ने कामना की कि वह पूरे इस्पात ग्रह को अपने मन में स्कैन कर सके। दुर्भाग्यवश संपूर्ण इस्पात ग्रह बहुत बड़ा है और पूरी तरह से स्कैन करने में दशकों या यहाँ तक कि सदियां लग सकती हैं। जैसे ही वान हाओ स्टील ग्रह के कोर रिएक्टर की जांच कर रहा था, 100 मीटर व्यास वाले एक विशाल गोले ने उसका ध्यान आकर्षित किया। इस गोले का बाहरी आवरण पारदर्शी लाल क्रिस्टल से बना है, जबकि अंदर बहता हुआ सुनहरा तरल पदार्थ भरा हुआ है।
हालांकि पूरा रिएक्टर काम करना बंद कर चुका था, फिर भी गोला धीरे धीरे घूमता रहा। जब वान हाओ ने गोले का पता लगाने के लिए अपने मानसिक ऊर्जा जाल का उपयोग करने की तैयारी की, तो उसे गोले के भीतर से एक भयानक दबाव का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी मानसिक ऊर्जा तुरंत ध्वस्त हो गई और उसके साथ छिद्रों से खून बहने लगा। मेरी आत्मा पर गहरा असर पड़ा था और मेरा सिर मानो फटने ही वाला था। एल्डर वू ने गोले की विचित्रता को शुरू में ही देख लिया था, और जब वान हाओ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसकी जांच करने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे रोकने की तैयारी की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मेरे प्रिय शिष्य, तुम बहुत लापरवाह थे। इस रिएक्टर का केंद्र तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उस लाल क्रिस्टल बॉल के अंदर का सुनहरा तरल पदार्थ किसी सच्चे ईश्वर का दिव्य रक्त होना चाहिए। बस बात यह है कि वह सच्चा ईश्वर बहुत पहले मर चुका है, और इस लाल क्रिस्टल बॉल पर बनी सुरक्षात्मक परत की सुरक्षा के कारण तुम्हें जो प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी वह इतनी गंभीर नहीं थी, वरना तुम अब तक मूर्ख बन चुके होते। एल्डर वू के शब्द अतिशयोक्ति नहीं थे। उन्हें सुनकर वान हाओ का चेहरा पीला पड़ गया। बाल बाल बच गए। लगता है मुझे भविष्य में ऐसी अजीब चीज़ों का सामना करते समय अधिक सावधान रहना चाहिए। हालांकि वान हाओ तुरंत ही उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में मौजूद सच्चे भगवान के रक्त की ओर आकर्षित हो गया। दिव्य रक्त, सच्चा देवता, क्या ये रिएक्टर वास्तव में एक सच्चे देवता के दिव्य रक्त को अपने मूल के रूप में उपयोग करता है? हे भगवान, अपनी चरम सीमा पर मशीन जाति कितनी शक्तिशाली रही होगी, यांत्रिक जाति अपने चरम पर कितनी शक्तिशाली रही होगी, ये देखते हुए कि वे एक सच्चे देवता को मारने और दिव्य रक्त प्राप्त करने में सक्षम थे। वान हाओ यांत्रिक जाति की शक्ति को देखकर बेहद स्तब्ध रह गया, लेकिन एल्डर वू ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, यह जरूरी नहीं कि यांत्रिक जाति का काम हो। शायद उस रहस्यमय निर्जन टॉवर के स्वामी द्वारा प्राप्त दिव्य रक्त के कारण ही यांत्रिक जाति ने यहाँ रिएक्टर बनाया हो। किसी भी सूरत में इस निर्जन मीनार का स्वामी असाधारण ही होगा। मैंने पहले अनुमान लगाया था कि इस निर्जन मीनार का स्वामी संभवतः अर्धदेवता के शिखर पर होगा, लेकिन लगता है कि मेरा पिछला अनुमान गंभीर रूप से अपर्याप्त था। इस निर्जन मीनार के स्वामी की शक्ति सच्चे देवता के स्तर तक या उससे भी कहीं अधिक पहुंच गई होगी। वान हाओ और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ और संदेहपूर्वक पूछा, क्या सच्चे ईश्वर से भी उच्चतर कोई अवस्था है? बूढ़े शमन ने सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता, लेकिन अपने पूर्वजों की यादों से मुझे पता है कि हमारे पूर्वज शमन वंश के पास अमर जीवन और ब्रह्मांडीय तल की रचना करने की महान दिव्य शक्ति थी। उस समय हम रक्त शमन वंश के वंशज इसे केवल पौराणिक कथाओं की कहानी समझते थे, लेकिन अब लगता है कि यह केवल शेख ही नहीं है। शमन वंश के शक्तिशाली प्राणी संभवतः सच्चे देवताओं से भी बढ़कर हैं। कुछ देर आराम करने के बाद वान हाओ की मानसिक स्थिति में कुछ स्पष्टता आए और उसके सातों छिद्रों से खून बहना बंद हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दिव्य रक्त में कुछ छिपा हुआ है। वान हाओ असमंजस में था, लेकिन उसकी मानसिक जांच के परिणामस्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई उससे वह बुरी तरह हिल गया और उसने दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। चीज़ों के आर पार देखने की क्षमता का इस लाल क्रिस्टल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये पतले लाल क्रिस्टल के खोल के आर पार भी नहीं देख सका। मुझे आश्चर्य है कि क्या दानव आंख उस दिव्य रक्त में छिपी हुई चीज को देख सकती है। तीव्र जिज्ञासा से प्रेरित होकर वान हाओ ने अपनी दानव आंख को सक्रिय कर लिया। जैसे ही उसकी भौहों के बीच स्थित तीसरी आंख खुली, वान हाओ ने महसूस किया कि लाल क्रिस्टल बॉल के भीतर का दिव्य रक्त अचानक उबलने लगा। इसके तुरंत बाद दानव नेत्र के माध्यम से वान हाओ ने लाल क्रिस्टल गेंद के अंदर सुनहरे दिव्य रक्त के एक धब्बे के भीतर एक काले गोले को धुंधला सा उभरते हुए देखा। वह काला गोला 1 मीटर से अधिक व्यास का था। जब वान हाओ ने दानव नेत्र की शक्ति को उसकी सीमा तक पहुंचाया, तो अंततः उसने काले गोले का असली रूप देखा। ये तो आंख की पुतली है। एक आंख जिसका व्यास 1.2 मीटर है, पूरी तरह से काली है, जिसमें कोई सफ़ेद हिस्सा नहीं है। हे भगवान, ये तो किसी सच्चे ईश्वर की आंख है। जैसे ही वान हाओ की राक्षसी दृष्टि उस सच्चे ईश्वर की आंख पर केंद्रित हुई, उसे अपने मन में एक अनंत ब्रह्मांड दिखाई दिया। एक विशालकाय ब्लैक होल उस अनंत ब्रह्मांड को निगल रहा था। यहाँ तक कि अंतरिक्ष, समय और प्रकाश भी इस ब्लैक होल में समा गए थे। सब कुछ इस ब्लैक होल में समा गया था। उस पल वान हाओ को ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा को इस ब्लैक होल ने निगल लिया हो। स्टॉप। अध्याय 876 स्थानिक जाल। पफ टिल द पफ। वान हाओ को ऐसा लगा जैसे उसका दिल फटने वाला हो। यद्यपि सच्चे ईश्वर की यह आंख अनगिनत वर्षों से मृत है, फिर भी यह निरंतर सर्वोच्च दिव्य शक्ति का उत्सर्जन करती है, जिससे वान हाओ की आत्मा कांप उठती है और वह अनायास ही घुटने टेक कर सच्चे ईश्वर की इस आंख की पूजा करना चाहता है। पकड़ना। वान हाओ ने होश में रहने के लिए अपनी जीभ की नोक को दांतों से काट लिया। शरीर की जीवन शक्ति और रक्त इस सच्चे देवता के दबाव का विरोध करने के लिए बेतहाशा जल रहे थे। बाल बाल बच गए। एक झलक ही मेरी आत्मा को चकनाचूर करने के लिए काफ़ी थी। हालांकि सच्चे ईश्वर की यह आंख अनगिनत वर्षों से मृत है, फिर भी इसकी दिव्य शक्ति अभी भी विद्यमान है और यह नश्वर प्राणियों के प्रतिरोध से परे है। जब उसका दिमाग शांत था, उस पल का फायदा उठाते हुए वान हाओ ने जल्दी से अपनी राक्षसी आंखें बंद कर लीं और अपनी नज़रें हटा लीं।
फिर भी दिव्य नेत्र से प्रकट होने वाला ब्लैक होल का भ्रम वांग हाओ के दिमाग में बार बार घूमता रहा। ये बहुत डरावना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसे देख भी लूं तो मेरी आत्मा ही भस्म हो जाएगी। वांग हाओ की अजीब प्रतिक्रिया के बावजूद तीनों यांत्रिक प्राणी आश्चर्यजनक रूप से शांत रहे। वांग हाओ को अभी अभी अनुभव की गई दिव्य शक्ति के सदमे से उबरने में काफी समय लगा। तीनों यांत्रिक प्राणियों ने अपनी स्मृतियों में निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। शेष बचे 30,000 यांत्रिक प्राणी भी धीरे धीरे इस भूमिगत सुविधा केंद्र की ओर बढ़े और विशाल रिएक्टर को सक्रिय करने के काम में शामिल हो गए। 30,000 यांत्रिक प्राणियों की मदद से भूमिगत सुविधा के क्षतिग्रस्त हिस्सों की तेजी से मरम्मत शुरू हो गई। 5 घंटे बाद कोर रिएक्टर की पूरी तरह से मरम्मत कर दी गई और यूनिट 2 के नियंत्रण में काम करना शुरू कर दिया। कोर रिएक्टर के चालू होते ही पूरा स्टील का ग्रह ऐसे जोर से हिलने लगा मानो 9 तीव्रता का भूकंप आ गया हो। इस भूकंप के झटके लगभग आधे घंटे तक महसूस होते रहे, फिर धीरे धीरे कम होते गए। लेकिन कोर रिएक्टर ने आधिकारिक तौर पर काम करना तभी शुरू किया। जादुई नेत्र यंत्र के माध्यम से वांग हाओ ने रिएक्टर के संपूर्ण संचालन का अवलोकन किया। पता चला कि ईश्वर की आंख पूरे रिएक्टर के लिए ऊर्जा का स्रोत थी। सच्चे ईश्वर की वह आंख वीरान मीनार की स्थानिक बाधाओं को भेद सकती है और समय और स्थान के अनंत ब्रह्मांड के माध्यम से अनंत शून्य ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है। फिर रिएक्टर से गुजरने के बाद ये शून्य ऊर्जा उस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जो पूरे इस्पात ग्रह को शक्ति प्रदान करती है। वांग हाओ को इससे भी ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि इस कोर रिएक्टर से गुजरने के बाद बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त ऊर्जा एक जटिल सरणी द्वारा सीधे दिव्य क्रिस्टल में परिवर्तित हो गई। इस रिएक्टर ने महज 1 घंटे में लगभग 1278 दिव्य क्रिस्टल का उत्पादन किया। वाह, तो ये वीरान मीनार का स्वामी तो अविश्वसनीय रूप से धनी है। वो तो बैटरी की तरह दिव्य क्रिस्टल का बड़े पैमाने पर उत्पादन भी कर सकता है। वांग हाओ की निगाह उस सरणी पर टिक गई जो शून्य ऊर्जा को दिव्य क्रिस्टलों में परिवर्तित कर सकती थी। संपूर्ण जटिल सरणी को मोजिंग सिस्टम द्वारा पूरी तरह से रिकॉर्ड और अंकित किया गया था और इसकी मेमोरी बैंक में संग्रहीत किया गया था। वांग हाओ ने इससे पहले कभी इतनी जटिल सरणी नहीं देखी थी और वह इसके सिद्धांतों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था, इसलिए उसने भविष्य में धीरे धीरे इसका अध्ययन करने की योजना बनाई। आखिरकार आकृतियां अविश्वसनीय रूप से गहन होती हैं, जो हथियारों पर उकेरे गए प्रतीकों और पैटर्न से कहीं अधिक श्रेष्ठ होती हैं। वांग हाओ को रून विद्या में उच्च स्तर की विशेषज्ञता प्राप्त है, लेकिन संरचनाओं के क्षेत्र में उन्हें केवल एक नौसिखिया ही माना जा सकता है। वांग हाओ सच्चे ईश्वर की आंख पाने की लालसा रखता था, लेकिन दुर्भाग्य से, हालांकि वह इसे चुराने के लिए काफी मजबूत था, उसके लिए निर्जन टॉवर से जीवित भाग निकलना असंभव था। इसलिए यह विचार केवल वांग हाओ के दिमाग में एक क्षणिक सी झलक ही बन सका। सच्चे ईश्वर की यह आंख देर सवेर मेरे हाथों में आ ही जाएगी। हालांकि वांग हाओ को ईर्ष्या हो रही थी, फिर भी वह शांत और संयमित रहा। भूमिगत कोर क्षेत्र के संपूर्ण डिजाइन रेखाचित्रों को मेमोरी बैंक में संग्रहीत करने के बाद वांग हाओ अनिच्छा से मैकेनिकल रेस म्यूजियम की सतह पर लौट आया। नंबर 2 और 3 यांत्रिक प्राणियों की मदद से वांग हाओ ने सार्वभौमिक प्रिंटर को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और उसे सीधे अपने स्थानिक वलय में रख दिया। संपूर्ण यूनिवर्सल प्रिंटर 10,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। पूरी तरह से खुलने पर इसका क्षेत्रफल 1 मिलियन वर्ग मीटर से अधिक हो जाता है और इसे 10 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि इसकी सामान्य ऊंचाई 600 मीटर होती है। इसका विशाल आकार गैलेक्टिक फेडरेशन के एक मानक युद्धपोत के बराबर है। यूनिवर्सल प्रिंटर लेने के बाद वांग हाओ तुरंत गॉड एबंडेंट दायरे के 5वें स्तर की ओर अग्रसर हो उठा। अपने पिछले 3 अनुभवों से सबक लेते हुए वांग हाओ इस बार ईश्वर के त्याग के मार्ग पर चलते समय विशेष रूप से सतर्क थे। ईश्वर द्वारा त्यागे जाने का चौथा मार्ग। जैसे ही वांग हाओ ने काले पत्थर की सीढ़ियों पर कदम रखा, आसपास का वातावरण अस्त व्यस्त सा लगने लगा। अंतरिक्ष में एक भंवर की तरह स्थानिक अशांति फैल गई, जिसके कारण वांग हाओ ने अंतरिक्ष को पहचानने की अपनी सबसे बुनियादी क्षमता खो दी। जब भी वांग हाओ ईश्वर के त्यागे हुए मार्ग में प्रवेश करता था, उसे ताजगी का एहसास होता था। हालांकि परित्यक्त देवताओं के पथ की जगह और काली पत्थर की सीढ़ियां अपरिवर्तित प्रतीत होती थीं, लेकिन वांग हाओ को यह महसूस हो रहा था कि हर बार प्रवेश करने पर काली पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ने की कठिनाई तेजी से बढ़ रही थी। इस बार वांग हाओ ने महसूस किया कि परित्यक्त देवताओं के पथ का चौथा खंड अराजक स्थानिक अशांति से भरा हुआ था और आसपास की मिश्रित सार्वभौमिक आंधी और भी मजबूत हो गई थी, यहाँ तक कि कुछ डोमेन लॉर्ड स्तर की आंधी भी दिखाई दे रही थी। काले पत्थर की सीढ़ियां भी छिपे हुए स्थानिक जालों से भरी हैं। एक बार इनमें फंस जाने पर ये जीव तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय तूफान भी इन स्थानिक जालों में फंस जाने पर बच नहीं सकता। स्थानिक जाल एक ऐसा मार्ग है जो स्थानिक अशांति से उत्पन्न उथल पुथल के कारण किसी अन्य आयाम से जुड़ता है। ये स्थानिक मार्ग अक्सर बड़ी संख्या में स्थानिक खंडों और अंतरिक्ष समय अशांति से भरे होते हैं।
एक बार इनमें फंस जाने पर या तो आप स्थानिक खंडों द्वारा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे या किसी ऐसे आयाम में स्थानांतरित हो जाएंगे जिसके बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि अमर स्तर के शक्तिशाली प्राणियों के भी स्थानिक जाल में फंसने पर जीवित रहने की संभावना बहुत कम होती है, जबकि कमजोर शक्ति वाले लोगों के बिना किसी नुकसान के बच निकलने की संभावना और भी कम होती है। स्थानिक जाल आकार में भिन्न होते हैं, कुछ स्पष्ट होते हैं और कुछ छिपे हुए होते हैं। स्पष्ट जालों को एक नज़र में देखा जा सकता है, जबकि छिपे हुए जालों का पता तब भी नहीं लगाया जा सकता जब आप उनके ठीक सामने हों। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि स्थानिक जाल बिना किसी स्पष्ट पैटर्न के प्रकट होते हैं, जिससे ऐसे क्षेत्रों में यात्रा करना बेहद खतरनाक हो जाता है। फिर भी चाओसियन सी वानधाओ के अन्वेषण करने और आगे बढ़ने के दृढ़ संकल्प को रोक नहीं सका। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी जादुई आंख इन स्थानिक जालों को देख सकती है। मैजिक आई में कई अद्भुत विशेषताएं हैं, जिनमें ऊर्जा नेटवर्क को सीधे देखने और ब्रह्मांडीय नियमों के संचालन को समझने की क्षमता शामिल है। जब वानधाओ ने आसपास के अंतरिक्ष का निरीक्षण करने के लिए अपनी दानवी आंख को सक्रिय किया तो उसने वास्तव में परित्यक्त देवता के पथ के साथ बिखरे हुए बड़ी संख्या में स्थानिक खंड और स्थानिक अशांति देखी। स्थानिक शक्ति के वे सूत्र अटूट धागों की तरह पूरे अंतरिक्ष में फैल गए, जिससे वानधाओ के सामने खूंखार जानवरों के छिपने की कोई जगह नहीं बची। वानधाओ को इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि उन स्थानिक खंडों के भीतर निहित स्थानिक नियम के टुकड़े भी दानव नेत्र के अवलोकन के तहत अपने वास्तविक रूप को प्रकट कर सकते थे। वानधाओ ने ब्रह्मांड के नियमों को अपनी आंखों से देखने का अद्भुत अनुभव पहले कभी नहीं किया था। अब दानव नेत्र की निगाह के नीचे वानधाओ को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह स्वयं वहां मौजूद हो और आसपास की स्थानिक शक्ति की संरचना और उन स्थानिक खंडों के निर्माण का अनुभव कर रहा हो। उन स्थानिक खंडों में निहित स्थानिक नियमों ने वानधाओ को तुरंत ज्ञानोदय की अवस्था में पहुंचा दिया। स्टॉप अध्याय 877 स्थानिक शक्ति। वानधाओ ने दानव आंखों में देखे गए स्थानिक नियमों का पालन करना शुरू कर दिया, उन स्थानिक टुकड़ों की नकल की और आत्मा ऊर्जा का उपयोग रेखाओं के रूप में करके उनकी रूपरेखा तैयार की। काफी कोशिश करने के बाद वानधाओ ने आधे रास्ते में ही हार मान ली। ब्रह्मांड के सबसे सरल दिखने वाले नियम भी महारत हासिल करने में बहुत कठिन हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानिक खंडों को ऊर्जावाहक के रूप में स्थानिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए। आत्मा ऊर्जा जैसे अन्य ऊर्जा गुणों की नकल करना समय की पूरी बर्बादी और सरासर व्यर्थ है। स्थानिक शक्ति वास्तव में क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वानधाओ के मन में दो सवाल उठे। धीरे धीरे वानधाओ के मन में विभिन्न स्थानिक खंडों के नियम और संरचनाएं उभरने लगीं। दानव नेत्र के प्रदर्शन के तहत इन स्थानिक नियमों को छिपाना असंभव हो गया। इससे पहले वानधाओ को देवताओं के परित्याग पथ के भीतर सार्वभौमिक नियमों का कोई भी अंश स्पष्ट रूप से महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अब वानधाओ इन स्थानिक नियमों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। वानधाओ को जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। तो इस परित्यक्त देवताओं के पथ में केवल सरल स्थानिक नियमों की शक्ति समाहित है। इसीलिए दानव नेत्र उन स्थानिक खंडों में स्थानिक नियमों का इतनी बारीकी से अवलोकन कर सका। तो बात कुछ ऐसी है, क्योंकि वानधाओ ने ब्रह्मांड में केवल स्थानिक नियम का ही अवलोकन किया, इसलिए हस्तक्षेप कम हो गया, जिससे स्थानिक नियम वानधाओ की आंखों के सामने पूरी तरह और त्रुटिहीन रूप से प्रदर्शित हो सका। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैजिक आई की सुविधा के कारण वानधाओ सहज रूप से स्थानिक नियमों के विभिन्न रूपों का अध्ययन करने में सक्षम था। क्या ऐसा हो सकता है कि त्यागे हुए देवताओं का मार्ग ब्रह्मांड के नियमों को समझने और उनका अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक साधना मार्ग हो? उद्धरण चिन्ह। वानधाओ के मन में यह विचार आना स्वाभाविक था। ध्यान भटकाने वाले विचारों से मुक्त होकर वानधाओ धीरे धीरे स्थानिक नियमों के सागर में डूब गया। उसके सामने मौजूद विभिन्न स्थानिक खंड ऐसी चीजें थीं जिन पर वानधाओ ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। यदि वानधाओ ने अपनी दानव आंख को सक्रिय नहीं किया होता तो वह केवल अपनी मानसिक शक्ति या आत्मा की अनुभूति के माध्यम से इन स्थानिक टुकड़ों की धुंधली रूपरेखा को ही देख पाता। लेकिन दानव नेत्र स्थानिक खंडों के भीतर निहित स्थानिक नियमों को सूक्ष्म विवरण में प्रकट करता है। धीरे धीरे विभिन्न स्थानिक खंडों से बने स्थानिक नियम वानधाओ के दिमाग में उभरने लगे और अब उसका दिमाग अनगिनत स्थानिक नियमों से घिरा हुआ था। अंतरिक्ष के इन टुकड़ों से वानधाओ को धीरे धीरे कुछ समानताओं का एहसास हुआ। अचानक ही मुझे एक प्रेरणा मिली। वानधाओ की दानवी आंख ने स्थानिक शक्ति के एक विस्फोट को पकड़ लिया। क्या यह अंतरिक्ष की शक्ति है? वानधाओ ने अपने सामने मौजूद अंतरिक्ष के टुकड़े में निहित स्थानिक शक्ति के मूल को ध्यानपूर्वक महसूस किया। वानधाओ ने अपनी मानसिक शक्ति को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करते हुए बास्केटबॉल के आकार के अंतरिक्ष के टुकड़े को लपेटकर अपने सामने ले आया। फिर उसने अपनी जादुई आंख से अंतरिक्ष के उस खंड के भीतर स्थित स्थानिक शक्ति के मूल का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। मैं अंतरिक्ष की शक्ति को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ? वानधाओ ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह पूरी तरह से स्थानिक शक्ति से ग्रसित थी और उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा सकता था। फिर वानधाओ ने अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रही।
मैं अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? वांग हाओ दुविधा में था। हालांकि वांग हाओ डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है और सार्वभौमिक नियमों की शक्ति का उपयोग बुनियादी तरीके से कर सकता है, लेकिन अग्नि तत्व के कुछ नियमों, वायु तत्व के नियमों और गुरुत्वाकर्षण के नियमों की बुनियादी समझ के अलावा वह अन्य नियमों को समझ भी नहीं सकता। उन्हें महारत हासिल करना तो दूर की बात है। जहां तक स्थानिक नियमों की बात है, जो ब्रह्मांड के उच्चतम स्तर के नियम हैं, वांग हाओ को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और उसे ये भी नहीं पता था कि शुरुआत कहाँ से करनी है। स्थान के नियम और समय के नियम वास्तव में दो सर्वोच्च सार्वभौमिक नियम कहलाने के योग्य हैं। इन दोनों नियमों में महारत हासिल करना वाकई रातों रात होने वाली बात नहीं है। आधे साल तक कोशिश करने के बाद वांग हाओ के पास अंतरिक्ष की शक्ति को विकसित करने की अपनी योजना को अस्थायी रूप से स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि वह स्थानिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सका, वांग हाओ ने स्थानिक टुकड़ों को हथियार के रूप में उपयोग करने का एक तरीका खोज निकाला जिससे उसने स्थानिक आधारित अंतिम आक्रमण किया। वांग हाओ ने इसका नाम शैटिंग वर्ड स्लैश रखा। यह एक तलवारबाजी तकनीक है जो स्थानिक टुकड़ों की शक्ति को शैटर्ड स्टार स्वॉर्ड तकनीक के साथ जोड़ती है। हालांकि इस तकनीक का उपयोग केवल स्थानिक विखंडनों या स्थानिक अशांति से भरे स्थानों में ही किया जा सकता है। इसका सिद्धांत कंपन तकनीक के माध्यम से स्थानिक शक्ति को क्रिया में संयोजित करना है। इस तरह के प्रहार से शून्य आसानी से चकनाचूर हो सकता है और यहाँ तक कि स्थानिक कंपन भी उत्पन्न कर सकता है। यदि वांग हाओ अंतरिक्ष की शक्ति पर और अधिक महारत हासिल कर लेता है तो इस हमले की शक्ति को और भी भयावह स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल वांग हाओ द्वारा शैटरिंग वर्ड स्लैश का सबसे बड़ा उपयोग स्थानिक जाल और स्थानिक टुकड़ों को साफ करने के लिए किया जाता है। वांग हाओ क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड को पकड़े हुए शांत और संयमित दिखाई दिया और फिर अचानक उसने ब्लेड को आगे की ओर घुमाया। ये वार पल भर में 10,000 फुट लंबी प्रकाश की तलवार में बदल गया जो वांग हाओ की ओर तेजी से बढ़ी। जैसे ही प्रकाश की यह किरण प्रकट हुई, इसने तुरंत आसपास के स्थानिक टुकड़ों को हिला दिया। प्रकाश की किरण के मार्ग में आने वाली सभी स्थानिक अशांति और टुकड़ों को अपने में समाहित कर लिया, जिससे इसकी शक्ति और भी बढ़ गई। जहां तलवार की रोशनी पड़ी, वहां तुरंत 1 किलोमीटर लंबा सुरक्षित मार्ग साफ हो गया। इस सुरक्षित मार्ग के भीतर मौजूद सभी स्थानिक जाल और मलबा ब्लेड की आभा से साफ हो गए। यह विनाशकारी शून्य प्रहार उतना सटीक नहीं था, अन्यथा ब्लेड की आभा और अधिक व्यापक हो सकती थी और इसके द्वारा कवर किया गया क्षेत्र भी अधिक चौड़ा हो सकता था। और इस तरह वांग हाओ ने शैटरिंग स्काई स्लैश के साथ अपने कौशल को निखारना जारी रखा। सीढ़ियां चढ़ते समय अपनी तलवारबाजी के कौशल का अभ्यास करें। जैसे जैसे वांग हाओ ने शैटरिंग वर्ड स्लैश में अपने कौशल को निखारा, स्थानिक शक्ति के बारे में उनकी समझ गहरी होती गई। बाद में वांग हाओ का शटरिंग वर्ड स्लैश सीधे 100 मीटर के दायरे में मौजूद स्थानिक शक्ति का उपयोग करके इस प्रहार पर प्रभाव डाल सकता था। ये प्रभाव स्थानिक शक्ति का प्रत्यक्ष उपयोग करने से लगभग अप्रभेद्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो भले ही कोई ईश्वर द्वारा त्यागे गए मार्ग के विशेष स्थान को छोड़ दे, वांग हाओ की शटरिंग वर्ड स्लैश अपनी तलवारबाजी की शक्ति को बढ़ाने के लिए स्थानिक शक्ति का भी उपयोग कर सकती है। 2 साल बाद वांग हाओ ने उस सुनसान टावर के 5वें तल में प्रवेश किया। 5वें स्तर में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो आप फूलों और जंगलों के सागर में कदम रख चुके हों। पूरा स्थान हर रंग के फूलों से भरा हुआ है, रंगों का एक ऐसा संगम जो सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए होड़ कर रहा है, मानो आप फूलों के किसी परीक्षा के सागर में कदम रख रहे हों। जैसे ही वांग हाओ ने फूलों के इस सागर में कदम रखा, पूरी दुनिया अचानक उदास और अंधेरी हो गई। फूलों का वह अंतहीन जीवंत सागर पल भर में मुरझाने लगा। सारे फूल गिरने लगे और फिर पत्ते भी गिरने लगे, जिससे एक उजाड़, निर्जीव और भयावह परिदृश्य पीछे छूट गया। अचानक पास की एक पहाड़ी पर जमीन से एक विशालकाय पेड़ फूट पड़ा, जिससे धरती फट गई और एक छोटा सा भूकंप आ गया। वह विशालकाय वृक्ष बेहद बदसूरत था, जिसका तना टेढ़ा मेढ़ा था और पत्ते बहुत कम थे। फिर भी विचित्र रूप से तने पर एक बूढ़ा चेहरा दिखाई दे रहा था जो किसी इंसान जैसा लग रहा था, मानो वह 70 वर्ष का कोई झुर्रियों वाला बूढ़ा व्यक्ति हो। यह एक अजीबोगरीब विशाल पेड़ था जिसका चेहरा एक बूढ़े आदमी जैसा था। अचानक प्राचीन वृक्ष के चेहरे ने अपना मुंह खोला और एक आवाज निकाली, मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारा लंबे समय से इंतजार कर रही थी। विक स्टॉप अध्याय 878 मुड़ा हुआ वृक्ष आत्मा। वांग हाओ अभी भी एक ऐसे विशाल पेड़ को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित था जिसका चेहरा इंसानी था और जो बोल सकता था। हालांकि वांग हाओ के अधीन कई पौधे असाधारण रूप से बुद्धिमान हैं और उससे संवाद कर सकते हैं। हालांकि सुनसान टावर के भीतर ऐसा दृश्य देखकर वांग हाओ स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित हो गया। युवक, अंतरिक्ष के चारों स्तरों को सुरक्षित रूप से पार करने की तुम्हारी क्षमता ही ये दर्शाती है कि तुम काफी शक्तिशाली हो। मुझे नियम दोहराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस मुझे हराना है और 5वीं विरासत की अंगूठी तुम्हारी हो जाएगी। वह बूढ़ा पेड़ सीधा साधा था और बोलते ही उसने वांग हाओ के सामने अपनी पहचान उजागर कर दी। वांग हाओ ने सिर हिलाया।
आपको ठेस पहुंचाने के लिए क्षमा करें। गहरी प्रणाम करने के बाद वान हाओ ने एक मुद्रा धारण की और अपनी तलवार से उस विकृत वृक्ष आत्मा पर हमला कर दिया। मैंने अभी अभी जिस वर्ड शैटरिंग स्लैश में महारत हासिल की है, मैं उसका इस्तेमाल उसकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए करूंगा। वान हाओ बिजली की गति से आगे बढ़ा और कुछ ही सांसों में वह 1000 मीटर दूर जा चुका था। उसकी क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड भयंकर लपटों से जल रही थी। जैसे ही उसने उसे आगे की ओर घुमाया, 10,000 फीट लंबी गहरे लाल रंग की प्रकाश की एक तलवार गर्जना करती हुई अंतरिक्ष में फैल गई, हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। प्रकाश की इस किरण में अंतरिक्ष की शक्ति समाहित थी, जो सीधे स्थानिक अवरोधों को चीरती हुई आगे बढ़ी। अंतरिक्ष की असीम शक्ति प्रकाश की किरण के साथ मिलकर शून्य को चीरती हुई हवा में मीलों लंबी एक स्थानिक दरार का निर्माण कर गई। ये स्थानिक दरार लगभग ब्लेड की धार के बिल्कुल अंत में थी, जैसे कोई खुली हुई जिपर जो ब्लेड की गति, ऊर्जा और इरादे को अंतरिक्ष की शक्ति के साथ मिलाकर एक ही प्रहार में समाहित कर देती थी। सिजल टिल्ड। जब प्रकाश की किरण अंतरिक्ष को चीरते हुए अंततः मुड़े हुए वृक्ष की आत्मा से टकराई, तो उसके चारों ओर तुरंत एक मिट्टी जैसा पीला प्रभामंडल उठ उठा, जिसने प्रकाश की किरण, स्थानिक शक्ति और स्थानिक दरार को प्रवेश करने से पूरी तरह रोक दिया। ये बेकार है। 4 मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु में से पृथ्वी की रक्षा सबसे प्रबल है। मेरे घने पृथ्वी क्षेत्र में कोई भी आक्रमण या सार्वभौमिक नियम प्रवेश नहीं कर सकते। मुझे हराने के लिए आपको दैवीय शक्ति का प्रयोग करना होगा। विकृत वृक्ष आत्मा अविचलित रही, उसका पूरा शरीर मिट्टी पीले प्रकाश कवच से सुरक्षित था और वह वान हाओ के किसी भी हमले से बिल्कुल भी भयभीत नहीं थी। लेकिन वान हाओ हार मानने को तैयार नहीं था। उसने आखिरकार रुकने से पहले कई बार शटरिंग वर्ड स्लैश का इस्तेमाल करने की कोशिश जारी रखी। ग्रहों को आसानी से चीरने और तारों को नष्ट करने में सक्षम ये स्थानिक भेदन शक्तियां इस मिट्टी पीले प्रकाश कवच के सामने पूरी तरह से असहाय थीं और उनका कोई प्रभाव नहीं था। उस मिट्टी जैसे पीले प्रकाश के घेरे के भीतर ऐसा लग रहा था मानो वह एक निषिद्ध क्षेत्र बन गया हो। किसी भी हमले की अनुमति मिलने पर ब्रह्मांड के नियम बेअसर हो जाएंगे। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। वान हाओ ने अग्नि तत्व के नियमों की शक्ति का प्रयोग करते हुए खुद को 10,000 फुट लंबे अग्नि ड्रैगन में रूपांतरित कर लिया और उन्मादपूर्वक मिट्टी के पीले प्रकाश कवच से टकरा गया। बैंग बैंग बैंग। एक विनाशकारी टक्कर के बाद वान हाओ द्वारा अग्नि तत्व के नियमों का उपयोग करके संघनित किया गया अग्नि ड्रैगन नियमों की शक्ति के टूटने के कारण ढह गया और अनगिनत चिंगारियों में बदल गया। मिट्टी का घना क्षेत्र पूरी तरह से अक्षुण्ण रहा और मिट्टी के पीले रंग की प्रकाश ढाल अभी भी बरकरार थी। अगर अग्नि तत्व के नियम काम नहीं करते तो मैं आंधी का इस्तेमाल करूंगा। आंधी सर्वव्यापी है। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि आंधी भी इसे भेद नहीं सकती। वान हाओ ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत जुटाकर एक बवंडर उत्पन्न किया, जो मिट्टी के पीले प्रकाश कवच की ओर तेजी से बढ़ा। सिजल टिल्ड सिजल। बवंडर ने बेरहमी से घनी मिट्टी के क्षेत्र को कुचल दिया, जिससे मिट्टी के पीले रंग की प्रकाश ढाल हिंसक रूप से हिलने लगी। ये देखकर वान हाओ ने हवा के 2 और झोंके छोड़ दिए। तीनों भीषण तूफानी बवंडरों की संयुक्त शक्ति तो और भी अधिक थी। पल भर में मिट्टी के पीले रंग की प्रकाश ढाल लगातार हिलने डुलने के बावजूद अविचलित रही, मानो तूफानी बवंडर की विनाशकारी शक्ति से बिल्कुल भी भयभीत न हो। यहाँ तक कि जब वान हाओ ने गेल टॉर्नेडो को उसकी पूरी क्षमता तक इस्तेमाल किया, तब भी उसका कोई असर नहीं हुआ। पीले भूरे रंग की वह हल्की ढाल कछुए के खोल की तरह थी, अविश्वसनीय रूप से कठोर और वायुरोधी, जिससे तेज हवाएं भी उसे भेद नहीं सकती थीं। आग का नियम विफल हो गया। आंधी का बल बेकार है और मुझे नहीं पता कि गुरुत्वाकर्षण काम करेगा या नहीं। गुरुत्वाकर्षण के नियम पृथ्वी तत्व के नियमों से व्युत्पन्न होते हैं और इस घने पृथ्वी क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होने चाहिए। एक विचार के साथ वान हाओ ने अपने चारों ओर 1000 मीटर के दायरे में गुरुत्वाकर्षण नियम का एक क्षेत्र स्थापित कर लिया। जल्द ही उस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण 500 गुना बढ़ गया और पलक झपकते ही यह 1000 गुना तक पहुंच गया, अंततः 5000 गुना की उस सीमा तक पहुंच गया जिसे वान हाओ नियंत्रित कर सकता था। गुरुत्वाकर्षण बल से 5000 गुना अधिक बल के प्रभाव में मिट्टी के पीले रंग की प्रकाश ढाल तेजी से आकार में संकुचित हो गई, फिर भी यह इस घने मिट्टी के क्षेत्र के सामने शक्तिहीन बनी रही। बच्चे, शरारत करना बंद करो। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वास्तव में पृथ्वी तत्व के नियमों से उत्पन्न होता है, लेकिन यह मत भूलो कि पृथ्वी तत्व के नियम 4 प्रमुख तत्व नियमों में से एक हैं और उनका नियम स्तर गुरुत्वाकर्षण नियमों से कहीं अधिक है। निचले स्तर के नियम उच्च स्तर के नियमों को प्रभावित नहीं कर सकते। ये ब्रह्मांड का एक अटल नियम है। इसके अलावा तुम्हारी साधना सही है और गुरुत्वाकर्षण के नियमों की तुम्हारी समझ बहुत कम है। इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। बस हार स्वीकार कर लो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। बशर्ते तुम विरासत की अंगूठी मुझे सौंप दो और स्वेच्छा से हार मान लो, मैं तुम्हें वीरान मीनार से जाने दूंगा। ये सुनकर वान हाओ को अचानक सब कुछ समझ आ गया। मैं समझ गया। निचले स्तर के नियम उच्च स्तर के नियमों को प्रभावित नहीं कर सकते।
एक व्युत्पन्न नियम होने के नाते गुरुत्वाकर्षण नियम स्वाभाविक रूप से पृथ्वी तत्व नियम को प्रभावित नहीं कर सकता, जो 4 मौलिक नियमों में से एक है। हालांकि वान हाओ इतनी आसानी से हार स्वीकार नहीं करेगा। तो फिर नियमों से परे जाने के बारे में क्या ख्याल है? वान हाओ के होठों पर अचानक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसके चेहरे पर एक सूक्ष्म वक्रता उभर आई। अचानक वान हाओ का शरीर बुरी ऊर्जा के प्रवाह से भर गया और उसके शरीर से राक्षसी ऊर्जा के अंश फूट पड़े। एक तीसरी आंख ने भौहों के ऊपर माथे की त्वचा को खोलने के लिए संघर्ष किया और दानव आंख सक्रिय हो गई। वान हाओ ने अपने मन के माध्यम से दानव नेत्र में मौजूद काले बाजार के क्रिस्टल से संवाद किया, जिससे तुरंत ही दुनिया को नष्ट करने वाला राक्षसी प्रकाश सक्रिय हो गया। पलक झपकते ही दुनिया को नष्ट करने वाला ये राक्षसी प्रकाश वान हाओ की भौहों के बीच स्थित तीसरी आंख से निकला और एक काली किरण की तरह उस विकृत वृक्ष आत्मा पर जा गिरा। घने मिट्टी के क्षेत्र के भीतर मिट्टी के पीले रंग की प्रकाश ढाल इस दुनिया को नष्ट करने वाले राक्षसी प्रकाश के लिए हवा की तरह मौजूद प्रतीत होती थी। इस संसार को नष्ट करने वाले राक्षसी प्रकाश ने सीधे घने पृथ्वी क्षेत्र को भेद दिया और विकृत वृक्ष आत्मा पर प्रहार किया। बूम टिल्ड। अगले ही पल उस विकृत वृक्ष आत्मा के तने में कटोरे के आकार का एक छेद हो गया। इसके अलावा इस संसार नष्ट करने वाले राक्षसी प्रकाश से प्रभावित होने के बाद विकृत वृक्ष आत्मा का चेहरा अत्यंत बदसूरत हो गया। उसकी शाखाओं से बड़ी संख्या में विरल पत्ते गिर गए और उसकी शाखाएं मुरझाकर सूख गईं। इस दुनिया को तबाह करने वाले राक्षसी प्रकाश ने विकृत वृक्ष आत्मा से भारी मात्रा में जीवन ऊर्जा छीन ली। तने में बना छेद कोई साधारण घाव नहीं था, ये ठीक होने में मुश्किल था और लगातार विकृत वृक्ष आत्मा के भीतर की जीवन शक्ति को सोख रहा था, जिससे घाव भर नहीं पा रहा था। घाव से सीधे चमकीले लाल रंग के रस के गुच्छे फूट निकले, जो वास्तव में एक अद्भुत दृश्य था। ये देखकर वान हाओ अत्यंत प्रसन्न हुआ। वाह, ये सचमुच काम करता है। ये दुनिया को नष्ट करने वाला राक्षसी प्रकाश दानव देवता के वंशजों द्वारा जागृत एक वंशानुगत प्रतिभा है और इसकी शक्ति वास्तव में भयानक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ब्रह्मांड के नियमों से परे है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड का कोई भी नियम इस दुनिया को नष्ट करने वाले राक्षसी प्रकाश के प्रभाव को रोक नहीं सकता। इसी बीच विकृत वृक्ष की आत्मा भय से भर गई। इस बच्चे के पास इतनी भयानक चीज कैसे हो सकती है? दानव देवता की आंख इतनी बुरी शक्ति का होना मानो भाग्य ही हो। हालांकि ये सोचना कि वह मुझे केवल एक अधूरी विकसित दानव देवता की आंख से हरा सकता है, थोड़ा भोलापन है। विक स्टॉप। अध्याय 879 मोटी पृथ्वी डोमेन। उस विकृत वृक्ष आत्मा का शरीर असामान्य रूप से बड़ा था, फिर भी उसने पेड़ के तने पर केवल मुट्ठी भर आकार का घाव छोड़ा, जो पूरी तरह से दर्दरहित था। उस विशालकाय विकृत वृक्ष आत्मा के लिए जीवन शक्ति की हानि नगण्य थी। जल्द ही जैसे जैसे घाव में मौजूद लाल रस धीरे धीरे जमने लगा, घाव तेजी से भर गया। मेरी दुनिया को नष्ट करने वाली दानव ज्योति को दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही चलाया जा सकता है, और यह स्पष्ट है कि अगर मैं इसे लगातार 3 बार भी चलाऊं, तो भी इस विकृत वृक्ष आत्मा पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। विश्व नष्ट करने वाला दानव प्रकाश वास्तव में एक आश्चर्यजनक हमला कर सकता था और वृक्ष दानव को घायल कर सकता था, लेकिन हजारों फीट ऊंचे विशाल वृक्ष तंत्र की तुलना में ये क्षति, जो केवल एक मुट्ठी के आकार की थी, पूरी तरह से नगण्य थी। इस बिंदु पर वान हाओ के पास स्वर्गीय विनाश के बूढ़े व्यक्ति से परामर्श करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इस उम्मीद में कि वह उसी वृक्ष दानव वंश का सदस्य होने के नाते सहायता प्रदान कर सकता है। त्यान हुआंग, क्या तुम्हारे पास इस विकृत वृक्ष आत्मा को हराने का कोई तरीका है? इस साइट का डोमेन नाम याद रखें, ताइवान नॉवल नेटवर्क। शानदार अनुभव। tuon.com। बहुत बढ़िया। त्यान हुआंग ने अपनी वाणी प्रसारित करते हुए कहा, सभी वृक्ष आत्माएं लकड़ी तत्व से उत्पन्न होती हैं, लेकिन लकड़ी तत्व स्वाभाविक रूप से अग्नि से भयभीत होता है। हालांकि यह विकृत वृक्ष आत्मा असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है, जो 4 मूल तत्वों में से एक पृथ्वी तत्व को चरम सीमा तक विकसित करने में सक्षम है। इस प्रकार लकड़ी तत्व की कमजोरी को छुपाती है। सच कहूं तो अगर मैं अपनी पूरी शक्ति भी प्राप्त कर लूं, तो भी शायद मैं ऐसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के सामने असहाय हो जाऊंगा। त्यान हुआंग की व्याख्या सुनकर वान हाओ कुछ हद तक निराश हुआ, लेकिन लंबे विराम के बाद त्यान हुआंग ने फिर से बोलना शुरू किया। गुरुजी, लेकिन कुछ भी पूर्ण नहीं है। यद्यपि इस विकृत वृक्ष आत्मा ने अपने घातक दोष को छिपाने के लिए पृथ्वी तत्व का उपयोग किया है, फिर भी यह इस तथ्य से बच नहीं सकती कि यह एक वृक्ष आत्मा है। जब तक किसी प्रकार की आध्यात्मिक अग्नि उस घने पृथ्वी शासित क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है, तब तक वह इस विकृत वृक्ष आत्मा को प्रज्वलित कर सकती है, उसे जला सकती है या गंभीर रूप से घायल भी कर सकती है। त्यान हुआंग का सुझाव था कि आग का इस्तेमाल किया जाए। सभी पौधे और पेड़ स्वभाव से आग से डरते हैं। हालांकि साधारण आग मोटी मिट्टी के क्षेत्र को बिल्कुल भी भेद नहीं सकती। यही कारण है कि आग के नियमों का उपयोग करके 10,000 फुट लंबे अग्नि ड्रैगन को बनाने के वान हाओ के सभी प्रारंभिक प्रयास विफल रहे। इससे ये सिद्ध होता है कि अमर स्तर की दिव्य अग्नि, नीली ज्वाला की सच्ची अग्नि भी इस घने पृथ्वी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती।
यदि एज्योर फ्लेम ट्रू फायर अप्रभावी है तो फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन का क्या होगा? उसी क्षण वांग हाओ को एक विचार आया। उसे नहीं पता था कि विनाश की ज्वाला सफल हो पाएगी या नहीं। ये ध्यान देने योग्य है कि ज्वाला के स्तर के संदर्भ में विनाश ज्वाला को वर्तमान में केवल एक चरम डोमेन लॉर्ड स्तर की आध्यात्मिक अग्नि माना जा सकता है, और यह अभी भी अमर स्तर की दिव्य अग्नि से एक कदम दूर है। शक्ति के मामले में यह एज्योर फ्लेम ट्रू फायर जितना अच्छा भी नहीं है। हालांकि तियानहुआन के शब्दों ने वांग हाओ को याद दिलाया कि कुंजी ज्वालाओं की शक्ति नहीं थी, बल्कि यह थी कि क्या वह मोटी पृथ्वी के क्षेत्र को भेद सकता है। शायद यह विकृत वृक्ष आत्मा पृथ्वी तत्व के नियमों में बहुत निपुण है, लेकिन लकड़ी तत्व के अपने ही नियमों में अपेक्षाकृत कमजोर है। एक रहस्यमयी अग्नि प्रकार की आत्मा होने के कारण विनाश की ज्वाला स्वभाव से ही रहस्यमय है और अधिकांश संरचनाओं और अवरोधों, यहाँ तक कि प्राचीन तारा संरचनाओं में भी प्रवेश करने में सक्षम है। ये संभवतः इस घने पृथ्वी क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकती है और विकृत वृक्ष आत्मा के मूल पर सीधा हमला कर सकती है। विनाश की ज्वाला आप पर निर्भर करती है। अपने हाथ के इशारे से वांग हाओ ने आग का एक काला स्तंभ प्रकट किया जो एक विशाल काले ज्वलंत भाले में बदल गया, और वह मुड़े हुए वृक्ष की आत्मा की ओर तेजी से बढ़ा। वुश टिल्ड, विनाश की ज्वालाओं से निर्मित अग्नि का ये विशाल भाला आश्चर्यजनक विनाशकारी शक्ति रखता है और लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करता है। गड़गड़ाहट, एक भयानक गर्जना के साथ विनाश की ज्वालाओं से निर्मित ज्वालाओं का विशाल भाला मिट्टी के पीले प्रकाश कवच से हिंसक रूप से टकराया। भयंकर टक्कर से अथाह ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे विनाश की ज्वालाओं से बना विशाल जलता हुआ भाला दो टुकड़ों में बिखर गया। ज्वाला का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और आग की वर्षा में बदल गया जो 1000 मीटर के दायरे में फैल गई। विनाश की ज्वाला का बचा हुआ छोटा सा टुकड़ा अभी भी मिट्टी के पीले प्रकाश कवच के खिलाफ पूरी तरह से संघर्ष कर रहा था। पल भर में विनाश की यह ज्वाला एक काले ज्वाला वाले अजगर में बदल गई, जिसका आकार तेजी से बढ़कर दसियों हजार फीट ऊंचा हो गया, और उसने अपने विशाल दांत खोलकर कछुए के खोल जैसी दिखने वाली मोटी मिट्टी के क्षेत्र को बेरहमी से काटना शुरू कर दिया। टस्क टिल्ड, अपने काटने से ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ने तुरंत ही घनी धरती में 100 मीटर लंबी दरार बना दी, जिससे विनाशकारी ज्वाला की एक बड़ी मात्रा अंदर प्रवेश कर गई। इसके अलावा विनाशकारी ज्वाला से संघनित अगाध शक्ति और अत्यधिक संक्षारक विष की एक बड़ी मात्रा भी उस दरार में समा गई। वाह, क्या ये काम कर गया! वांग हाओ बेहद खुश था। इसलिए किनारे पर खड़े वांग हाओ भी चुप नहीं बैठे। अंत में उन्होंने एक ही समय में 2 विनाशकारी राक्षसी प्रकाश की किरणें उस खाई की ओर दागीं। दुनिया को तबाह करने वाली 2 राक्षसी रोशनी लगभग एक सीधी रेखा में थीं, और पल भर में वे उस दरार में समा गईं जिसे काले ज्वाला वाले अजगर ने फाड़कर खोला था, जिससे मुट्ठी के आकार के 2 छेद बन गए। इस समय विनाश की ज्वाला और काले ज्वाला ड्रैगन के क्लोन विश्व नष्ट करने वाले राक्षसी प्रकाश द्वारा खोले गए मार्ग का अनुसरण करते हुए सीधे विकृत वृक्ष आत्मा के शरीर में प्रवेश कर गए। फिर जंगल की आग की तरह विनाश की ज्वाला तेजी से उसके घावों में और पूरे वृक्ष में फैल गई। पलक झपकते ही ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन का क्लोन 1000 फुट लंबे विशालकाय ड्रैगन में बदल गया, जो मुड़े हुए वृक्ष की आत्मा के चारों ओर लिपट गया और पूरे विशाल वृक्ष के तने को प्रज्वलित कर दिया। संपर्क में आते ही विनाश की ये ज्वालाएं तुरंत प्रज्वलित हो गईं और विकृत वृक्ष आत्मा की सतह पर तेजी से फैल गईं, जिससे वह एक क्षण के लिए घबरा गई। नहीं, भला ये मामूली सी आग मेरे पृथ्वी क्षेत्र की रक्षा को कैसे भेद सकती है? इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि ये काली रहस्यमयी आग मेरे शरीर के भीतर की आत्मा की ऊर्जा को तेजी से भस्म कर रही है। ये किस तरह की आग है? विकृत वृक्ष आत्मा का शरीर तेजी से सिकुड़कर 100 फीट का हो गया, फिर सिकुड़कर 10 फीट का हो गया, और अंत में 10 मीटर से अधिक ऊंचा एक पेड़ बन गया, जो जमीन में सुरंग बनाते हुए पृथ्वी की गहराई में विलीन हो गया। एक बार जब आप मोटी पृथ्वी की दुनिया के भूमिगत भाग में प्रवेश कर लेते हैं, तो कोई भी लौ प्रज्वलित नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह मोटी पृथ्वी की दुनिया की मिट्टी से ढकी होती है। पृथ्वी की गहराई में प्रवेश करने के बाद विनाश की ज्वाला धीरे धीरे बुझने लगी। हालांकि तब तक गंभीर रूप से जले हुए घाव इतने खराब हो चुके थे कि उन्हें ठीक करना असंभव था। विनाश की ज्वाला से जुड़े विनाशकारी नियमों ने अत्यधिक गंभीर क्षति पहुंचाई, जिससे ट्विस्टेड ट्रिएंट की शरीर की सतह का 90% से अधिक हिस्सा सीधे तौर पर नष्ट हो गया और उसे गंभीर चोटें आईं। अपनी मृत्यु से पहले काले ज्वाला वाले ड्रैगन का क्लोन एक छोटे से अग्निसर्प में परिवर्तित हो गया, जो जमीन से निकला और काले ज्वाला वाले ड्रैगन के शरीर में वापस लौट आया, और उसने पहले लूटी गई आत्मा ऊर्जा को वापस प्रदान कर दिया। बहुत समय बाद जब विकृत वृक्ष आत्मा फिर से जमीन से निकली, तो उसके तने पर एक भी पत्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी छाल झुलसे हुए निशानों से ढकी हुई थी, और उसका मानवीय चेहरा उभरे हुए जले हुए निशानों से भरा हुआ था, जिससे वह अत्यंत दयनीय प्रतीत हो रही थी। खांसी, बच्चे, तुम तो बेरहम हो। तुमने तो मुझे लगभग जलाकर राख करने के लिए इतने घिनौने तरीके अपनाए। हालांकि मैंने पहले से यह स्पष्ट नहीं किया था कि अग्नि आक्रमण निषिद्ध है, इसलिए लगता है कि इस बार मैं बस बदकिस्मत हूँ। बधाई हो बच्चे, मुझे घायल करने के लिए। वृक्ष राजा, तुमने मुझे हरा दिया। ये 5वीं विरासत की अंगूठी तुम्हारी है।
विकृत वृक्ष आत्मा के बोलने से पहले ही उसका घायल शरीर मिट्टी में धंस गया। उसकी हजारों मीटर लंबी जड़ के एक छोटे से हिस्से ने वान हाओ को एक विशेष पैटर्न वाली काली अंगूठी सौंप दी। वाह, ये 5वीं विरासत की अंगूठी है। वान हाओ ने हाथ बढ़ाकर अंगूठी लेने की कोशिश की, लेकिन पेड़ की जड़ तुरंत मिट्टी में समा गई और गायब हो गई। स्टॉप्ड।